नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे डर और रहस्यों से भरे चैनल खौफ की दस्तक पर। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी हकीकत से भरी डरावनी कहानी जिसे सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी। ये कहानी है एक पंजाब के ट्रक ड्राइवर की, जो सिर्फ सामान नहीं बल्कि मौत का बोझ लेकर चल पड़ा था। सिक्किम की बर्फीली सड़कों पर, जहां रात के अंधेरे में एक अदृश्य साया उसका पीछा कर रहा था। कहते हैं उस हाईवे पर बना एक पुराना पुल शापित है, जो भी उसे पार करता है वो जिंदा लौटकर नहीं आता। तो दोस्तों, सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि अब शुरू होने वाला है सिक्किम हाईवे। मैं बलदेव सिंह, पंजाब का रहने वाला एक साधारण ट्रक ड्राइवर हूं। लोग कहते हैं कि ट्रक चलाना आसान होता है, बस गाड़ी पकड़ो और सड़क नापते रहो। पर उन्हें क्या पता, ये सड़कें सिर्फ रास्ते नहीं होती, कभी कभी ये सड़कें जिंदा भी होती हैं। उस रात की बात है जब मैं सिक्किम हाईवे पर निकला था। नवंबर का महीना था। पहाड़ों में ठंड हड्डियों तक उतर जाती है। आसमान में चांद का एक टुकड़ा भी नहीं था, और सड़क पर बस मेरे ट्रक की हेडलाइट्स चमक रही थीं। ट्रक में बहुत कीमती सामान था, सरकारी सप्लाई का इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट। कहा गया था कि किसी भी हालत में सुबह तक गैंगटोक पहुंचाना है। घर की हालत बहुत खराब थी। बीवी हारजीत कौर 2 दिन से रो रही थी, क्योंकि बेटे जसप्रीत को बुखार उतरा ही नहीं था। डॉक्टर ने कहा था कि दवा लानी पड़ेगी, वरना हालत बिगड़ जाएगी। लेकिन मेरे पास जेब में इतने भी पैसे नहीं थे कि दवा खरीद सकूं। तभी ट्रांसपोर्टर ने कहा, बलदेव, अगर ये माल रात तक पहुंचा दिया तो डबल पेमेंट दूंगा। बस वहीं से मेरी मजबूरी ने मुझे मौत के रास्ते पर धकेल दिया। रात के करीब 11 बजे मैं गैंगटॉक हाईवे पर था। ट्रक का इंजन गरज रहा था, पर मेरा दिल उससे ज्यादा जोर से धड़क रहा था। रास्ता पूरा पहाड़ी था, एक तरफ खाई, दूसरी तरफ जंगल। सड़क इतनी तंग थी कि जरा सी गलती मौत में बदल सकती थी। और ऊपर से उस इलाके को लोग काला पुल कहते थे। कहते हैं उस पुल पर कई साल पहले एक ट्रक हादसा हुआ था। ट्रक खाई में गिरा और उसमें सवार सब लोग जलकर मर गए। तब से उस पुल के पास रात में किसी को कुछ दिखाई देता है, किसी और ट्रक की लाइट, कोई परछाई, कोई मदद मांगती आवाज। पर मैं इन बातों पर भरोसा नहीं करता था। मैं तो बस पैसे के लिए चला था। ट्रक धीरे धीरे काला पुल की तरफ बढ़ रहा था। घड़ी में 1:15 रात का वक्त था। चारों तरफ सन्नाटा, सिर्फ इंजन की आवाज और हवा की सनसनाहट। तभी मैंने देखा, पुल के ठीक बीचों बीच एक आदमी खड़ा था। सफेद कपड़े पहने, हाथ उठाकर जैसे इशारा कर रहा हो रुकने का। मैंने ट्रक की स्पीड धीमी की। ए भाई, कौन है तू? रात के इस टाइम सड़क के बीच में क्या कर रहा है? पर वो कुछ बोला नहीं, बस हाथ उठाए खड़ा रहा। चेहरा नहीं दिख रहा था, सिर्फ उसके कपड़े हवा में फड़फड़ा रहे थे। मेरा मन कांप उठा। मैंने हॉर्न बजाया, पाह, 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 लेकिन वो हिला तक नहीं। अब मेरा माथा ठंडा पड़ने लगा था। दिल कह रहा था, बलदेव, आगे बढ़ जा। पर ट्रक रोक भी नहीं सकता था, क्योंकि पुल बहुत संकरा था। मैंने एक्सीलेटर दबाया और सीधे उसकी तरफ बढ़ गया। और जैसे ही ट्रक उसके पास पहुंचा, वो आदमी गायब। मेरा दिल रुक गया। मैंने शीशे में देखा, और वहां वो पीछे खड़ा था, ठीक ट्रक के पीछे, जैसे अभी भी इशारा कर रहा हो। मैंने पसीने में तरबतर होकर ब्रेक मारी। ट्रक झटका खाकर रुक गया। सांस रुक सी गई थी। पीछे देखने की हिम्मत नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने मिरर में झांका। कुछ नहीं था। मैंने अपने गले में झूलते गुरु नानक जी के लॉकेट को छुआ और धीमे से बुदबुदाया, वाह गुरु, मेरी रक्षा करना। ट्रक फिर चल पड़ा। पुल पार होते ही जैसे एक अजीब सी ठंडी हवा चली, और कुछ पलों के लिए लगा कि किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा है। मैंने झटके से सिर घुमाया। कोई नहीं था, बस मेरी जैकेट पर गीले उंगलियों के निशान थे। अब डर ने कब्जा कर लिया था। मैं ट्रक रोकना चाहता था, लेकिन रुक नहीं सकता था। उस इलाके में नेटवर्क नहीं था, आसपास कोई इंसान नहीं। और तब ट्रक का रेडियो अपने आप चालू हो गया। आह, आह, मैं जिंदा हूं, मुझे बचाओ। आवाज बिल्कुल टूटी फूटी थी, लेकिन साफ औरत की थी। मैंने झटके से रेडियो बंद किया।
पर कुछ सेकंड बाद फिर वही आवाज, बलदेव, ट्रक माट रोक, पीछे माट देख। अब मेरी सांस अटक गई। मैं तो अकेला था, रेडियो ऑफ था, फिर ये किसकी आवाज थी? मैंने डर के मारे गुरुबाणी गुनगुनाई और ट्रक की स्पीड बढ़ा दी। सामने पहाड़ों की घुमावदार सड़कें थीं, नीचे गहरी खाई में पानी बह रहा था। अचानक ट्रक की हेडलाइट्स फड़फड़ाईं और बंद हो गईं। अब पूरा अंधेरा, सिर्फ इंजन की गूंज और मेरे कांपते हाथ। मैंने हेडलाइट्स ऑन करने की कोशिश की, पर कुछ नहीं हुआ। तभी ट्रक के शीशे पर किसी ने धीरे से थपथपाया, टॉक, टॉक, टॉक। मैं जम गया। धीरे धीरे गर्दन घुमाई। शीशे के बाहर एक औरत थी, चेहरा पूरा काला, बाल भीगे हुए, आंखें लाल जैसे खून टपक रहा हो। उसने होंठ हिलाए। वो पुल छोड़ना नहीं चाहिए था। मैं चीखना चाहता था, पर आवाज नहीं निकली। अगले ही पल वो गायब। मैंने झटके से क्लच छोड़ा और ट्रक तेजी से आगे बढ़ाया। किसी तरह हेडलाइट्स दोबारा जल उठीं और मैं सीधे गैंगटॉक की तरफ निकल गया। सुबह जब डिलीवरी पॉइंट पहुंचा, ट्रक के पीछे वाले गेट पर किसी ने कीचड़ से लिखा था, मैं फिर मिलूंगा, काला पुल पर। मेरा शरीर ठंडा पड़ गया। मैंने ट्रक की बॉडी पर देखा, उंगलियों के निशान और गीले पैर के निशान, जैसे कोई और मेरे साथ सफर कर रहा था। उस दिन के बाद से मैं उस रास्ते पर फिर नहीं गया। लेकिन लोग कहते हैं, जब कोई ड्राइवर रात को काला पुल से गुजरता है, तो किसी और ट्रक की लाइट उसके पीछे चलती रहती है, और कभी-कभी उस ट्रक में सिर्फ एक साया होता है। उस रात के बाद कई दिनों तक मैं ठीक से सो नहीं पाया। हर बार आंख बंद करता तो वही चेहरा दिखता, गीले बाल, लाल आंखें, और वो धीमी सी आवाज जो कहती थी, वो पुल छोड़ना नहीं चाहिए था। मां की तबीयत थोड़ी ठीक हुई थी, लेकिन घर में दवाई के पैसे अब भी नहीं थे। ट्रांसपोर्टर का कॉल आया, बलदेव, फिर एक डिलीवरी है सिक्किम हाईवे की तरफ। अच्छा पेमेंट है, करना पड़ेगा। मैं कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, उसी रास्ते से जाना है? हाँ, वही काला पुल पार करना होगा। लेकिन डर मत, इस बार दिन में निकलना है। दिन में? मैंने सोचा, शायद दिन का वक्त सुरक्षित होगा। शायद वो साया सिर्फ रात में आता हो। पैसे की जरूरत भी थी, इसलिए मैंने हामी भर दी। लेकिन मन के किसी कोने में डर फिर से जाग गया था। सुबह 7 बजे मैं ट्रक लेकर निकला। इस बार ट्रक में लकड़ी के क्रेट भरे थे। सुनने में तो आम सामान लग रहा था, लेकिन अंदर क्या था, किसी ने नहीं बताया। ट्रांसपोर्टर ने बस इतना कहा, बहुत कीमती है, ध्यान से ले जाना। रास्ता वही था, वही मोड़, वही जंगल, वही पहाड़ी हवा। लेकिन दिन के उजाले में सब कुछ शांत लग रहा था। मैं खुद को समझा रहा था कि शायद पिछली रात का डर मेरा वहम था। करीब दोपहर के 12 बजे मैं काला पुल के पास पहुंचा। सूरज सिर पर था, हवा ठंडी थी, और पुल के नीचे बहती नदी की आवाज सुनाई दे रही थी। मैंने ट्रक की स्पीड धीमी की और अपने आप से कहा, कुछ नहीं है यहां, सब मन का खेल है। पर तभी ट्रक के केबिन में से किसी ने धीमी हंसी हंसी। मैंने झटके से पीछे देखा। ट्रक में तो मैं अकेला था। मैंने घबराकर शीशे में देखा। पीछे की सीट पर जैसे कोई बैठा हो, धुंधली सी परछाई। मैंने डर के मारे फिर मुड़कर देखा, कुछ नहीं। पर अब हवा भारी लगने लगी थी। ट्रक के अंदर ठंड बढ़ गई, जबकि बाहर धूप तेज थी। मैंने रेडियो चालू किया, कुछ ध्यान बटेगा। पर रेडियो से वही आवाज आई जो पिछली रात आई थी, बलदेव, मैंने तुझे कहा था। मैंने रेडियो झटके से बंद किया, लेकिन अब देर हो चुकी थी। ट्रक के शीशे पर फिर वही उंगलियों के निशान उभर आए, गीले, जैसे किसी ने अभी अभी छुआ हो। अब मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैंने सोचा जल्दी से पुल पार कर लूं, लेकिन जैसे ही ट्रक पुल के बीच पहुंचा, इंजन बंद हो गया। पूरा ट्रक हिलने लगा, जैसे किसी ने नीचे से धक्का मारा हो। मैंने चाबी घुमाई, इंजन स्टार्ट नहीं हुआ, और सामने पुल के दूसरे सिरे पर वही औरत खड़ी थी। उसका चेहरा इस बार साफ दिख रहा था, आधा जला हुआ, आधा काला पड़ा। उसकी आंखें सीधे मेरी आंखों में देख रही थीं। होंठ हिल रहे थे, लेकिन कोई आवाज नहीं निकल रही थी। वो धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ने लगी। मैंने कांपते हुए, वाह गुरु, बोलना शुरू किया और चाबी फिर घुमाई। इस बार इंजन चालू हो गया।
मैंने एक्सीलेटर दबाया और पूरी ताकत से ट्रक आगे बढ़ाया। ट्रक जैसे ही पुल के आखिरी हिस्से पर पहुंचा, उस औरत ने अचानक छलांग लगाई, सीधा ट्रक के बोनट पर। मैंने चीखते हुए ब्रेक मारा, पर ट्रक रुकने के बजाय झटका खा गया और अगले ही पल वो औरत ट्रक के अंदर थी। उसका चेहरा मेरे बिल्कुल पास, ठंडी हवा, सड़ांत की बदबू और उसकी आंखों से बहता खून। उसने कहा, क्यों आया तू फिर से मेरे रास्ते पर, बलदेव? मैं अब चैन से नहीं रहती। मैं कुछ बोल नहीं पाया। मेरे हाथ कांप रहे थे और शरीर बर्फ बन गया था। वो बोली, मैं भी एक ड्राइवर की बीवी थी। मेरा पति इसी पुल से ट्रक लेकर गिर गया था। मैं उसी दिन से यहां अटकी हूं। हर वो ट्रक जो यहां से गुजरता है, मैं देखती हूं कि कहीं वो लौट आया हो। वो धीरे धीरे पीछे हटी और गायब हो गई। ट्रक का इंजन अपने आप तेज हो गया। ब्रेक दबाया तो कुछ असर नहीं। अब ट्रक खुद चल रहा था। मैंने स्टीयरिंग पकड़ने की कोशिश की, पर वो मेरे हाथों से बाहर निकल गया। ट्रक तेजी से पहाड़ के मोड़ की तरफ बढ़ रहा था। मैंने आखिरी बार आंखें बंद की, वाहे गुरु। और फिर ट्रक अपने आप रुक गया। जब मैंने आंखें खोलीं, मैं सड़क किनारे खड़ा था। ट्रक सही सलामत था, पर पुल के नीचे किसी के रोने की आवाज आ रही थी। बलदेव, रुक जा। मैं पीछे नहीं देख सका। डर अब मेरी हड्डियों में समा चुका था। जब गैंगटॉक पहुंचा, ट्रक के पीछे वहीं कीचड़ से लिखा था, तेरा सफार अब मेरा है। उस दिन के बाद से मैं उस पुल के पास नहीं गया, लेकिन जब भी रात में ट्रक चलाता हूं तो शीशे में कभी कभी वो चेहरा दिख जाता है, मुस्कुराता हुआ, जैसे कह रहा हो, फिर मिलेंगे बलदेव, फिर मिलेंगे। उस रात मैं फिर नहीं सो पाया। आंख बंद करते ही वो चेहरा सामने आ जाता, आधा जला हुआ, लाल आंखें और वो सर्द सांस जो मेरी गर्दन को छूती थी। तेरा सफर अब मेरा है। उसके ये शब्द मेरे कानों में गूंजते रहे, जैसे किसी ने आत्मा पर निशान छोड़ दिया हो। मैंने अपने कान बंद कर ली, पर वो आवाज अब मन के अंदर गूंज रही थी। बीवी हरजीत ने पूछा, क्या हुआ बलदेव? फिर वही रास्ते की बात सोच रहा है? मैंने थके हुए लहजे में कहा, हां, वो रास्ता, वो पुल। लगता है वो मुझसे पीछा नहीं छोड़ेगा। उसने मेरे कंधे पर हाथ रखा। वाहे गुरु ते भरोसा रख, कुछ नहीं हुंदा, तेरे नाल कोई नहीं है। मैं मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन मेरे चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। बेटा जसप्रीत को अब भी बुखार था और दवाइयां खत्म हो चुकी थीं। घर में पैसे का टोटा और ऊपर से वो सड़क का डर। पर फिर भी मजबूरी इंसान को वहां ले जाती है जहां जाना नहीं चाहिए। अगले दिन ट्रांसपोर्टर ने फिर फोन किया, बलदेव, अगली डिलीवरी भी तेरे नाम है। वही रास्ता है, सिक्किम हाईवे, लेकिन इस बार रात का टाइम है। मैंने झटके से फोन रख दिया, पर फिर उसने कहा, 3 गुना पेमेंट दूंगा। मां की दवा, बेटे का इलाज, घर का किराया, सब एक साथ आंखों के सामने घूम गया। मैंने खुद से कहा, अगर डरकर भाग गया तो क्या घर वालों का पेट भरूंगा? और फिर वही हुआ। मैं तैयार हो गया। रात के 9 बजे मैं ट्रक लेकर निकला। इस बार ट्रक में सरकारी मेडिकल सप्लाई थी। कहा गया था, बहुत जरूरी है, किसी भी हालत में गंगटोक तक पहुंचनी चाहिए। लेकिन जैसे ही मैंने ट्रक का पिछला गेट बंद किया, मुझे अंदर से कुछ हल्की खटपट की आवाज आई। मैंने सोचा, शायद क्रेट हिल गए होंगे, पर उस आवाज में कुछ ऐसा था जैसे कोई सांस ले रहा हो। मैंने झटके से गेट पर कान लगाया। धीरे धीरे हूं हूं जैसी आवाजें आ रही थीं। मैंने पीछे के ताले को फिर से चेक किया। सब कुछ ठीक था। फिर भी दिल में एक अजीब सा डर समा गया। रात धीरे धीरे गहराती जा रही थी। सड़कें सुनसान थीं, सिर्फ ट्रक की गड़गड़ाहट और पहाड़ियों से टकराती हवा की सीटी बजने जैसी आवाजें। काला पुल अभी 15 किलोमीटर दूर था। मैंने रेडियो ऑन किया ताकि कुछ ध्यान बटे, पर चैनल पर बस शोर था, श्श, श्श। और उस शोर में से वही पुरानी आवाज उभरी, बलदेव, इस बार तू बचा नहीं पाएगा। मैंने झटके से रेडियो बंद किया। ट्रक की रफ्तार थोड़ी धीमी की, पर तभी सीट के नीचे कुछ गिरा, जैसे कोई भारी चीज। मैंने नीचे झांका। एक पुरानी लोहे की चाबी पड़ी थी, जंग लगी हुई। मैंने वो उठाई, पर जैसे ही उंगलियों से छुई,
मेरे शरीर में बिजली सी दौड़ गई। आंखों के सामने कुछ पल के लिए अंधेरा छा गया और फिर मैंने देखा, सड़क नहीं थी, बस धुंध थी। ट्रक अपने आप चल रहा था और सामने वो पुल दिखा, काला पुल। पर इस बार पुल पर कोई नहीं था, बल्कि किसी की आवाज मेरे ट्रक के अंदर थी। बलदेव, मुझे वापस ले चल। मैंने डरते हुए पूछा, कौन है तू? क्या चाहती है? बस एक बार मुझे घर ले चल। मेरे हाथ कांप रहे थे, दिल धड़क रहा था जैसे सीने से निकल जाएगा। अचानक ट्रक के मिरर में कुछ दिखा। ट्रक के पीछे का दरवाजा धीरे धीरे खुल रहा था। मैंने ब्रेक मारी, उतरने की हिम्मत नहीं थी। टॉर्च उठाई और शीशे से देखा। ट्रक का गेट आधा खुला था और अंदर कुछ हिल रहा था। मैं धीरे धीरे नीचे उतरा। ठंडी हवा मेरे चेहरे पर लगी और पैर कांपने लगे। जैसे जैसे मैं ट्रक के पीछे पहुंचा, ठंड बढ़ती गई। गेट खोला। अंदर सिर्फ लकड़ी के क्रेट थे, पर एक क्रेट आधा खुला था और उसके अंदर एक औरत की लाश पड़ी थी। उसकी आंखें खुली हुई थीं, होंठ फटे हुए, और वही चेहरा, वही जो मैंने पुल पर देखा था। वो हल्के से मुस्कुराई। बलदेव, तू मुझे घर ला रहा है। मैं चीख उठा, पीछे हट गया और गिर पड़ा, पर लाश वहीं रही, मुस्कुराती हुई। अचानक ट्रक की हेडलाइट अपने आप ऑन हुई और क्रेट अपने आप बंद हो गया। मैं हांफता हुआ केबिन में वापस गया, स्टीयरिंग पकड़ा और एक्सीलेटर दबाया। ट्रक तेजी से आगे बढ़ गया। अब पुल बस कुछ मीटर दूर था, लेकिन जैसे ही मैंने ट्रक पुल पर चढ़ाया, पीछे से किसी ने दरवाजा खटखटाया। टॉक, टॉक, टॉक। मैंने पीछे देखा। शीशे में वही औरत अब मेरे ठीक पीछे बैठी थी। बाल हवा में उड़ रहे थे और उसने कहा, अब तू रुक नहीं सकता बलदेव, अब तू भी यहां का है। मैंने ब्रेक मारा, लेकिन ट्रक नहीं रुका। इंजन गरज रहा था और पुल कांपने लगा। नीचे नदी की लहरें टकरा रही थीं, जैसे किसी की चीखें। फिर एक तेज झटका। ट्रक के बोनट से धुआं निकला और सब कुछ अंधेरे में डूब गया। जब आंखें खुलीं, तो मैं सड़क किनारे पड़ा था। ट्रक गायब था। चारों तरफ धुंध थी और नदी की तरफ से कोई गा रहा था, बलदेव, तू मेरा सफर पूरा कर। मैं उठने की कोशिश की, पर पैर जैसे किसी ने पकड़ लिए हों। नीचे देखा। कीचड़ में मेरे पैरों के साथ किसी और के निशान थे, और वो पुल की तरफ जा रहे थे। जब मेरी आंख खुली, तो सामने मिट्टी की छत वाला एक छोटा सा कमरा था। हवा में धूप और जली हुई लकड़ी की मिलीजुली गंध थी। शरीर दर्द से टूट रहा था। मैंने करवट ली तो छत की दरारों से हल्की धूप अंदर झांक रही थी। किसी ने धीरे से कहा, जाग गया तू? मैंने गर्दन घुमाई। सामने एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। सफेद दाढ़ी, झुर्रियों से भरा चेहरा, और आंखों में कुछ ऐसा जो मुझे डरा भी रहा था और सुकून भी दे रहा था। मैं कहाँ हूं? तू मरने वाला था। सिक्किम हाईवे के पास गिरे हुए मिला था। हमने गांव वाले खींच कर निकाला। मैंने झटके से उठने की कोशिश की। मेरा ट्रक? कहाँ है मेरा ट्रक? बूढ़ा बोला। ट्रक? बेटा, वहां कोई ट्रक नहीं था, बस तू था, अकेला, बेहोश पड़ा। हम तो हैरान हैं, उस जगह तो अब कोई जाता ही नहीं। क्यों? क्योंकि वहां का काला पुल 2 साल पहले ही तो गिर गया था। मेरे शरीर से जैसे खून खिंच गया। मैंने कांपती आवाज में पूछा, क्या कहा आपने? हाँ बेटा, 2 साल पहले एक ट्रक उसी पुल से नीचे गिरा था। ड्राइवर का नाम भी बलदेव सिंह ही था। मेरे कानों में सन्नाटा भर गया। मैंने हकलाते हुए कहा, पर मैं तो बलदेव हूं। बूढ़े की आंखें फैल गईं। उसने धीरे से कहा, फिर तो तेरा खेल खत्म नहीं हुआ बेटा। वो पुल अब तेरे नाम का हो गया है। मेरी सांस रुक गई। मैं उठा और कमरे से बाहर भागा। बाहर बर्फ गिर रही थी। पहाड़ सफेद चादर से ढके हुए थे। गांव छोटा था, कुछ लकड़ी के घर, कुछ लोग आग के चारों ओर बैठे हुए। मैं सड़क की तरफ भागा जहां मुझे लाया गया था। वो जगह जहां से मुझे निकाला गया था, वही पुल, वही खाई। पर वहां अब सिर्फ टूटी रेलिंग थी और नीचे गहराई में कुछ जला हुआ मलबा। मैं नीचे झांका और फिर देखा, जले हुए ट्रक के ढांचे पर अब भी मेरी ट्रक की नंबर प्लेट थी, PB 13 A4527। मेरे पैर वहीं जम गए। मैं नीचे उतरने लगा, लेकिन जैसे ही पांव मलबे के पास पहुंचे, किसी ने मेरा हाथ पकड़ लिया। पीछे देखा, वही बूढ़ा आदमी।
नीचे मत जा बेटा, नीचे वो है जो अब भी नहीं गई। एल, कौन? वही औरत जिसने अपने पति को यहां खोया था। वो हर उस ड्राइवर को रोकती है जो इस रास्ते से गुजरता है, क्योंकि उसे अब तक नहीं पता कि वो खुद मर चुकी है। मैंने धीरे से कहा, वो मेरे ट्रक में थी, मैंने उसे देखा था। बूढ़ा सिर हिलाने लगा। वो अब तुझसे बंध चुकी है, हर उस इंसान से जो उस पुल पर ठहर जाता है। तभी ठंडी हवा चली और मुझे अपने कानों में वही आवाज सुनाई दी, बलदेव, मैं तुझे ढूंढ रही थी। बूढ़ा पीछे मुड़ा। अब भाग, वरना देर हो जाएगी। मैंने पीछे देखा। धुंध में से वही औरत निकल रही थी। चेहरा अब साफ था, जला हुआ हिस्सा अब काला नहीं, बस राख जैसा। वो मुस्कुरा रही थी। तू लौट आया, अब हम साथ रहेंगे। मैं भागा, जंगल की तरफ, पहाड़ की तरफ, जहां कहीं भी रास्ता दिखा। लेकिन हवा में उसकी परछाई मेरे साथ थी। हर कदम पर उसके पायल की हल्की आवाज, छन छन छन। मैंने आंखें बंद की। वाह गुरु, मुझे बचा लो। अचानक पीछे से किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। वो बूढ़ा था। रुक जा बेटा, भागने से नहीं बचेगा। तेरे पास जो चाबी मिली थी वो उसी के पति की है। जब तक वो उसे नहीं पाती, वो तेरे पीछे रहेगी। मैंने जेब में हाथ डाला। वही जंग लगी चाबी अब भी वहां थी। बूढ़ा बोला, इसे नदी में फेंक दे, पुल की नींव के पास। वो तभी मुक्त होगी, और तू भी। मैं कांपते हुए पुल की तरफ गया। धुंध गहरी थी और नीचे से ठंडी हवा उठ रही थी। नीचे देखा, जैसे कोई परछाई मुझे बुला रही हो। बलदेव, चाबी दे दे। मैंने चाबी हवा में उछाली। वो सीधे नीचे गिरी और पानी में समा गई। एक पल के लिए सब शांत हो गया। ना हवा, ना आवाज। फिर अचानक एक तेज चीख। पानी उबलने लगा। धुंध के अंदर एक सफेद आकृति घूमी और फिर सब शांत। बूढ़े ने धीरे से कहा, अब वो चली गई, अब तू आजाद है। मैं जमीन पर बैठ गया। आंसू अपने आप बह निकले। कंधे पर एक हल्की हवा आई, जैसे किसी ने आखिरी बार छुआ हो। वही औरत की आवाज, बहुत दूर से, बहुत हल्की, शुक्रिया बलदेव। मैंने सिर झुका लिया। पहली बार वो डर गायब था। लेकिन जब मैंने ऊपर देखा तो आसमान में धुंध के बीच कहीं वो पुल चमकता दिखा, और उस पर एक और ट्रक की लाइट धीरे धीरे बुझती हुई। मैंने जब आखिरी बार उस पुल की तरफ देखा तो लगा जैसे सारी दुनिया थम गई हो। हवा रुक गई थी, नदी की लहरें शांत थीं, और आसमान में सिर्फ सफेद धुंध थी। उस पल लगा कि सब खत्म हो गया। मैंने अपने हाथ जोड़े और वाहेगुरु का नाम लिया। शरीर अब भी कांप रहा था, पर दिल में पहली बार सुकून था। गांव के लोग मुझे वापसी के रास्ते तक छोड़ने आए। वो बूढ़ा आदमी बोला, अब पीछे मत मुड़ना बेटा, जो पीछे है उसे पीछे ही रहने दे। मैंने उसकी आंखों में देखा, सिर हिलाया और चल पड़ा। 3 दिन की लंबी यात्रा के बाद मैं आखिरकार अपने गांव लुधियाना पहुंच गया। घर की दीवारें जानी पहचानी थीं, पर न जाने क्यों सब कुछ अजनबी लग रहा था। बीवी हरजीत बाहर आंगन में थी। मैंने जैसे ही दरवाजा खोला, वो पलटी और उसके हाथ से बाल्टी गिर गई। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। तू तू बलदेव? हाँ हरजीत, मैं लौट आया। वो पीछे हटी, चेहरा फक पड़ गया। लेकिन तू तो तू तो मैंने माथे पर पसीना महसूस किया। क्या? वो हकलाते हुए बोली, तेरा ट्रक 2 साल पहले गिरा था, सिक्किम हाईवे पर। हमें तो तेरा शव भी नहीं मिला। मेरे पैर वहीं जम गए। मुझे लगा जैसे किसी ने मेरे कानों में झड़ डाल दिया हो। क्या कह रही है तू? हरजीत की आंखों में आंसू थे। हमने तेरा 13वां भी कर लिया था बलदेव। तू कैसे जिंदा है? मैं बोला, मैं मैं तो बस 3 दिन पहले ही गिरा था। एक बूढ़े ने बचाया मुझे। वो चीख पड़ी, नहीं, 2 साल हो गए, तू मर चुका था। अब मेरे आसपास की हवा भारी लगने लगी। दरवाजे के शीशे में अपना चेहरा देखा, पर वो मेरा चेहरा नहीं था। वो फीका पड़ चुका था, आंखों के नीचे नीला साया और होंठ बर्फ जैसे सफेद। मैंने अपने हाथ देखे, उंगलियां ठंडी और पीली। दिल की धड़कन महसूस नहीं हो रही थी। हरजीत डर के मारे पीछे भागी। जसप्रीत कमरे के अंदर छिप गया। मैंने आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही मैंने दरवाजे की दहलीज पार करनी चाही, मेरे पैरों के नीचे जमीन नहीं रही, बस धुंध। और मैं फिर उसी पुल पर खड़ा था।
काला पुल। अब वो टूटा नहीं था। पानी पर धुंध तैर रही थी और सामने एक चमकता हुआ ट्रक, PB13 A4527, मेरा ट्रक। दरवाजा खुला और अंदर वही औरत बैठी थी, मुस्कुराती हुई। मैंने कहा था ना बलदेव, अब तू मेरा है। मैंने पीछे मुड़कर देखा। वहां कोई नहीं था। गांव, घर, सब धुंध में गायब। सिर्फ वो ट्रक, वो पुल और उसकी आवाज। वो बोली, चल, अब हर उस ड्राइवर को रास्ता दिखाएंगे जो यहां भटकता है, ताकि कोई और वैसे ना मरे जैसे हम मरे थे। मैं कुछ कह नहीं सका, बस ट्रक की सीट पर बैठ गया। इंजन अपने आप चालू हो गया। धुंध के बीच हेडलाइट्स जलीं और हम धीरे धीरे अंधेरे में खो गए। उस दिन के बाद से काला पुल फिर कभी सूना नहीं रहा। लोग कहते हैं, रात के वक्त जब कोई ड्राइवर उस पुल से गुजरता है तो धुंध में एक ट्रक दिखता है, पुराना, जंग लगा, और उस पर लिखा होता है PB13 A4527, बलदेव सिंह ट्रांसपोर्ट। वो ट्रक धीरे धीरे गुजरता है और गायब हो जाता है। लेकिन अगर कोई ड्राइवर उसे फॉलो करे तो अगले दिन वो ड्राइवर भी गायब मिलता है और किसी को सड़क पर उसके ट्रक की लाइट्स धुंध में चमकती दिखती है। कहते हैं, अब बालदेव सिंह और वो औरत काला पुल के रखवाले बन गए हैं। हर उस आत्मा को रोकते हैं जो उस रास्ते से गुजरती है, ताकि कोई फिर उस अंधेरे में अकेला न मरे। पर कुछ लोग ये भी कहते हैं, अगर आधी रात को कोई ट्रक पुल पर रुके तो एक आवाज सुनाई देती है, वाहे गुरु, मुझे घर जाना है। और फिर हवा में पायल की छनक और ट्रक की लाइट्स अपने आप जल उठती है। उस रात का आसमान एकदम काला था। न तारे, न चांद, बस गहरी धुंध और हवा में अजीब सी ठंडक। मैं हूं हरप्रीत सिंह, जालंधर का ट्रक ड्राइवर। उम्र 30 साल, काम 10 साल से कर रहा हूं। पर ऐसी रात मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। मेरा ट्रक भरा था, मेडिकल उपकरण जो मुझे सिलीगुड़ी पहुंचाने थे। कॉन्ट्रैक्ट बड़ा था, पैसे अच्छे मिलने वाले थे और घर पर भी जरूरत थी। बीवी बीमार थी, बच्चा छोटा और मां को दवा के पैसे चाहिए थे। कर्ज सिर पर था, इसलिए मैंने रात में निकलने का फैसला किया। जब सिक्किम हाईवे पर पहुंचा तो पहाड़ों के बीच सिर्फ धुंध थी। सड़क मुश्किल से दिख रही थी, लेकिन GPS बता रहा था कि आगे काला पुल है। मैंने सोचा, पुल तो पार कर लेंगे, फिर नीचे प्लेन रोड्स मिल जाएंगे। पर जैसे जैसे ट्रक पुल के पास पहुंचा, हवा भारी होती गई। धुंध गाढ़ी हो रही थी, जैसे किसी ने धुआं भर दिया हो। इंजन की आवाज भी धीमी लगने लगी। मैंने खिड़की नीचे की। ठंडी हवा अंदर आई और एक अजीब सी खुशबू साथ लाई, जैसे किसी ने पुराने गुलाब में मिट्टी मिलाई हो। एक पल को लगा कोई बैठा है साथ में। पीछे देखा, कोई नहीं था। स्टीयरिंग पर हाथ और मजबूत किया। चला हरप्रीत, डर मत, हाईवे है, भूत नहीं। खुद को समझाया, लेकिन दिल मान नहीं रहा था। पुल शुरू हुआ। लोहे की पुरानी जंजीरें चरमराईं, नीचे नदी का शोर और ऊपर धुंध की मोटी चादर। हेडलाइट्स बस कुछ फुट तक ही दिख रही थीं। तभी अचानक सामने से रोशनी की 2 तेज किरणें आईं। मैंने ब्रेक मारा। सामने ट्रक आ रहा है। इंजन की गूंज बढ़ी और धुंध के बीच से एक पुराना ट्रक उभरा। उसकी लाइट्स हल्की पीली थीं और शरीर पर जंग, जैसे बहुत सालों से खड़ा हो। लेकिन वो चल रहा था, सीधा मेरी तरफ। मैंने हॉर्न बजाया, कोई जवाब नहीं। ओए साइड ले, कुछ नहीं। वो ट्रक करीब आया और मैं उसका नंबर देखने लगा, PB13 A4527। मेरे दिल की धड़कन रुक गई। मैंने ट्रक के पीछे ये नंबर देखा था, पुराने ड्राइवरों की कहानी में। काला पुल वाला ट्रक। हाथ कांपे, एक्सीलरेटर दबाना चाहा, पर पैर जकड़ गया। वो ट्रक अब बिल्कुल सामने था और अंदर से एक आदमी दिखा, पगड़ी बांधे, आंखें लाल और चेहरे पर राख जैसा रंग। वो हंस रहा था। पुल अकेले पार नहीं होता पुत्र, साथ चलना पड़ेगा। आवाज धातु जैसी थी, लेकिन उसमें अजीब दर्द था। मैं चिल्लाया, कौन है तू? दूर रह। वो ट्रक मेरे ट्रक के आर पार निकल गया। सचमुच आर पार, जैसे हवा हो। मेरे पीछे का शीशा फूट गया, इंजन बंद हो गया। चारों तरफ धुंध छा गई। सड़क गायब। पानी की बूंदें शीशे पर जमी थीं, लेकिन अंदर से आवाज आई, वाह गुरु, मुझे घर जाना है। मैंने दरवाजा खोला, बाहर कदम रखा और नीचे जमीन नहीं थी, सिर्फ नदी।
मैं ट्रक के साथ पुल से गिरने वाला था कि किसी ने मुझे पकड़ लिया, ठंडी उंगलियां, लेकिन मजबूती से थामे हुए। धीरे धीरे मैंने देखा, वही आदमी, बलदेव सिंह, वो मुस्कुरा रहा था। डर मत, मैं भी ड्राइवर था, अब तेरा नंबर नहीं आया। फिर उसने मेरा ट्रक धक्का दिया, ट्रक नदी में गिर गया और मैं पुल पर गिर पड़ा। जब होश आया, सुबह हो चुकी थी। लोगों ने कहा, तू बच गया चमत्कार से, रात को तो पुल के ऊपर कोई नहीं होता। पर जब मैंने नीचे देखा, नदी के पानी में मेरा ट्रक नहीं था, सिर्फ एक धुंध का बादल तैर रहा था और उसमें से वो नंबर चमक रहा था, PB13 4527। उस दिन के बाद से मैं उस रास्ते से कभी नहीं गया। लेकिन हर बार जब रात को ट्रक चलाता हूं तो शीशे में एक परछाई दिखती है, पगड़ी वाला आदमी जो मुस्कुराता है और धीरे से कहता है, पुल अकेले पार नहीं होता पुत्र। उस रात के बाद मैं कुछ दिन तक ट्रक नहीं चला पाया। हर बार जब इंजन स्टार्ट करता तो दिमाग में वही सीन घूम जाता, वो पुराना ट्रक, वो लाल आंखों वाला आदमी और उसका डरावना वाक्य, पुल अकेले पार नहीं होता पुत्र। मैं सोचता था शायद मैंने सपना देखा होगा, पर सपनों में शीशे नहीं टूटते और पुल से ट्रक नीचे नहीं गिरता। वो सब हकीकत थी। 3 हफ्ते बाद मुझे फिर एक नया कॉन्ट्रैक्ट मिला। सामान लेकर गैंगटॉक तक जाना था। दिल नहीं मान रहा था, पर मजबूरी थी। मां की दवाइयां खत्म हो चुकी थीं और घर की EMI बकाया थी। मैंने फिर से वही रास्ता चुना, सिक्किम हाईवे। इस बार मैंने सोचा, दिन में चलूंगा ताकि डर कम लगे, पर किस्मत जैसे मेरी थकान का मजाक उड़ाने लगी थी। गैंगटॉक से कुछ किलोमीटर पहले पहाड़ों की सड़क फिर से धुंध में गायब होने लगी। मैंने एक छोटा ढाबा देखा। बाहर बोर्ड लटका था, शेरादा वैष्णो ढाबा। ब्रेक मारा, नीचे उतरा और सोचा, चाय पीकर थोड़ी हिम्मत मिल जाएगी। अंदर बस 2-3 लोग थे। एक बूढ़ा जो तंदूर चला रहा था और एक जवान ड्राइवर, दाढ़ी, जैकेट और गले में ताबीज। वो मुझे देखकर बोला, ओ पाजी, रात में हाईवे पे मत निकलना, खासकर पुल के बाद वाला हिस्सा। मैंने झटका खाया। क्यों, वहां क्या है? वो धीरे से मुस्कुराया, जैसे कोई पुरानी याद लौट आई हो। तूने नाम सुना होगा, काला पुल। मेरे हाथ से चाय का कप गिर गया। वो हंसा। लगता है तू भी उस रास्ते से गुजरा है। मैंने कांपते हुए पूछा, तूने भी देखा है? उसने सिर हिलाया और बोला, देखा नहीं, महसूस किया। मैं हूं रंजित, होशियारपुर का ड्राइवर। 3 साल पहले रात के वक्त वहीं फंसा था। वो बोलता गया और मेरे रोंगटे खड़े होते गए। उसने कहा, मैं रात को पुल पार कर रहा था, तब मेरा ट्रक अपने आप रुक गया। इंजन बंद, लाइट्स फेल। मैं नीचे उतरा, देखा सामने से एक ट्रक आ रहा है, बिल्कुल पुराना मॉडल। पीले रंग की लाइट, ऊपर लिखा था, बलदेव सिंह ट्रांसपोर्ट। ड्राइवर ने शीशा नीचे किया और बोला, तेल चेक कर ले पुत्र, वरना रास्ता लंबा हो जाएगा। मैं कुछ कहने ही वाला था कि वो ट्रक हवा में गायब हो गया। मुझे लगा मैं फिर वही कहानी सुन रहा हूं। मैंने कहा, वो बलदेव सिंह है। रंजीत का चेहरा उतर गया। तूने भी देखा? मैंने सारी बात बता दी, पुल, ट्रक, नदी और वो ठंडी उंगलियां। रंजीत बस सुनता रहा, फिर बोला, हम दोनों को एक ही आदमी दिखा है, लेकिन क्यों? ढाबे वाला बूढ़ा पास आया, उसकी आंखों में डर था। उस पुल पे जो हुआ वो किसी को नहीं पता। सुना है बलदेव सिंह अपने ट्रक के साथ डूब गया था, पर वो ट्रक आज तक नहीं मिला। हम तीनों चुप हो गए। बाहर हवा तेज हो गई थी और धुंध फिर से उतर रही थी। रंजीत बोला, एक काम करते हैं, कल सुबह चलते हैं पुल तक, देखते हैं सच्चाई क्या है। शायद बलदेव सिंह कुछ कहना चाहता हो। मैंने पहले तो मना किया, पर फिर सोचा, जब तक ये डर साफ नहीं होगा मैं चैन से जी नहीं पाऊंगा। अगले दिन हम दोनों अपने अपने ट्रक लेकर काला पुल की ओर निकले। धूप थी, पर आसमान में फिर से सफेद परत सी थी, जैसे धुंध किसी को बुला रही हो। जब हम पुल के पास पहुंचे, रंजीत ने ब्रेक लगाया और बोला, देख, यहां से ही वो ट्रक आया था। मैंने नीचे झांका। नदी अब भी बह रही थी, पर किनारे पर कुछ चमक रहा था। हम दोनों नीचे उतरे। पत्थरों के बीच कुछ धातु का टुकड़ा फंसा था। मैंने मिट्टी हटाई। बलदेव सिंह ट्रांसपोर्ट की पट्टी थी। अचानक हवा चलने लगी
और नदी की सतह पर धुंध उठी। फिर किसी की आवाज आई, वाहे गुरु, मुझे घर जाना है। हम दोनों ने एक दूसरे को देखा और तभी धुंध के बीच वही ट्रक फिर दिखा, PB13 A4527, धीरे धीरे पुल की ओर बढ़ता हुआ। रंजीत बोला, अब की बार पीछे नहीं हटेंगे। मैंने सिर हिलाया, सच जानकर ही लौटेंगे। हम दोनों ट्रक के पीछे पीछे चल पड़े, पर वो ट्रक सड़क पर नहीं चल रहा था, वो हवा में तैर रहा था और उसकी हेडलाइट्स सीधी हमारी आंखों में पड़ी। वो ट्रक धीरे से मुड़ा और उसकी खिड़की के अंदर से बलदेव सिंह ने झांका। उसकी आंखों में आंसू थे। वो बोला, मुझे घर जाना है, मेरी रूह फंसी है इस पुल में। फिर एक पल में सब गायब, सड़क खाली, धुंध खत्म और बस हम दोनों खड़े थे। हाथों में वो टूटी हुई पट्टी अब भी थी जिस पर लिखा था, बलदेव सिंह ट्रांसपोर्ट, लुधियाना। रंजीत ने धीरे से कहा, लगता है हमें उसे घर पहुंचाना होगा। रात की ठंडी हवा अब मेरे लिए आम बात हो गई थी। पहाड़ों की खामोशी में वो आवाज अब भी गूंज रही थी, वाह गुरु, मुझे घर जाना है। रंजीत ने सिगरेट सुलगाई और मेरे ट्रक के बोनट पर बैठते हुए बोला, हरप्रीत, ये बात यहीं खत्म नहीं हो सकती। अगर उस आत्मा को घर लौटना है तो हमें वहीं करना होगा। मैंने सिर हिलाया, लेकिन डर अब भी दिल में था। पर भीतर से एक और एहसास था, जैसे बलदेव सिंह मुझसे कुछ कहना चाहता हो, जैसे वो चाहता हो कि उसकी कहानी पूरी हो। अगले दिन हम दोनों ने ट्रक मोड़ा और रास्ता पकड़ा लुधियाना का। 500 किलोमीटर का सफर था, पर हर मोड़ पर लगता था कोई हमारे पीछे है। कभी शीशे में हेडलाइट दिखती, कभी हवा में इंजन की आवाज गूंजती। रंजीत ने कई बार पीछे मुड़कर देखा, पाजी, लग रहा है कोई पीछा कर रहा। मैंने कहा, डर मत, शायद हमारी ही परछाई है। पर मेरे दिल को खुद भरोसा नहीं था। रात में जब हम पंजाब की सरहद में दाखिल हुए तो सड़कों पर खेतों की मिट्टी की खुशबू आई। कुछ पल को लगा जैसे घर की याद दिला रही हो, लेकिन अचानक ट्रक के रेडियो ने अपने आप चालू होकर शोर मचाना शुरू कर दिया। फिर बीच में एक टेढ़ी मेढ़ी आवाज आई, PB13 A4527, होम, होम। मैंने झटके से रेडियो बंद किया। रंजीत ने कहा, भाई, ये अब मजाक नहीं रहा। मैंने गहरी सांस ली, शायद बलदेव सिंह सच में हमारे साथ है। सुबह होते होते हम लुधियाना पहुंचे। पुराने रास्ते से होते हुए एक गांव में गए, बसंतपुर। वहीं के एक बुजुर्ग ने बताया कि बलदेव सिंह यहीं का था। उसका घर अब भी खंडहर बना खड़ा है। हम दोनों उस घर की तरफ चले। दरवाजा आधा टूटा था, दीवारों पर काई जमी थी और अंदर पुराने लकड़ी के ट्रक के पार्ट बिखरे थे। कमरे की एक दीवार पर किसी ने कोयले से लिखा था, मां, मैं लौट आऊंगा, मेरे हाथ कांप गए। रंजीत ने धीरे से कहा, ये उसने खुद लिखा होगा। मैंने पास जाकर देखा, लिखावट के नीचे मिट्टी में कुछ दबा था। हमने उसे खोदा, एक पुरानी डायरी मिली, पहला पन्ना खोला। उस पर लिखा था, 26 जून 2019, आज गंगटोक का आखिरी सफर है। मां बीमार है, दवा के पैसे नहीं हैं। कहते हैं ये पुल अभिशप्त है, लेकिन मुझे तो कमाई करनी है। अगले पन्ने पर लिखा था, अगर मैं लौट ना सका तो कोई मेरी मां तक ये खबर पहुंचा देना। मेरा ट्रक, मेरा नाम, सब उसी के लिए था। मैंने रंजीत की ओर देखा। हम दोनों खामोश थे। अब बात साफ थी, बलदेव सिंह की आत्मा इसलिए फंसी है क्योंकि वो अपनी मां तक नहीं लौट पाया। तभी कमरे में हवा का झोंका आया। डायरी के पन्ने अपने आप पलटने लगे। आखिरी पन्ने पर स्याही से धुंधला लिखा था, मेन ऐप भी यहीन हून पुल पर। खिड़की अपने आप खुली और बाहर खेतों के पार धुंध उठने लगी, जैसे कोई ट्रक धीरे धीरे चल रहा हो। हॉर्न की हल्की आवाज आई और फिर खामोशी। रंजीत ने कांपते हुए कहा, हरप्रीत, लगता है अब हमें पुल पर वापस जाना होगा, उसे घर तक पहुंचाने के लिए। मैंने सिर हिलाया, हाँ, लेकिन इस बार हम अकेले नहीं रहेंगे। रात को दोनों ने अपनी गाड़ियों में तेल भरा, डायरी को संभाल कर रखा और फिर निकल पड़े, वापस उस काला पुल की ओर जहां से मौत और मुक्ति की सीमा शुरू होती थी। हाईवे के हर मोड़ पर वही अजीब सी ठंड थी। आसमान में कोई तारा नहीं, सिर्फ सफेद धुंध जो बढ़ती जा रही थी
और कहीं दूर से आती वो आवाज, वाहे गुरु, मुझे घर जाना है। रात के करीब 12 बज रहे थे। हम दोनों, मैं और रंजीत, अपने ट्रक लेकर वापस उसी खौफनाक जगह की तरफ बढ़ रहे थे। काला पुल, रास्ता वही, हवा वही, और अब तो वो डर भी जैसे इंतजार कर रहा था। डायरी मेरे डैशबोर्ड पर रखी थी। हर कुछ मिनट बाद ऐसा लगता था कि वो खुद हिल रही है, जैसे कोई पन्ना पलटना चाहता हो। मैंने कई बार चेक किया, पर हवा का झोंका नहीं था, सिर्फ ट्रक की कंपन और दिल की धड़कनें। रंजीत पीछे पीछे चल रहा था। उसने वॉकी टॉकी पर कहा, हरप्रीत, हम सही रास्ते पर हैं ना? मैंने जवाब दिया, हाँ, बस 5 किलोमीटर बाकी हैं। अचानक रेडियो अपने आप ऑन हुआ और उसी में से वो भयानक आवाज आई, PB13 A4527, वापस लाओ, वापस लाओ। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। रंजीत चिल्लाया, ओए, मेरे ट्रक में भी आवाज आ रही है। दोनों ने ट्रक रोक दिए। सामने धुंध फैलने लगी और फिर धीरे धीरे काला पुल दिखाई देने लगा। मैंने पहली बार उस पुल को गौर से देखा। टूटी रेलिंग, जंग लगे बोल्ट और नीचे बहती काली नदी। लेकिन इस बार पुल पर एक हल्की पीली रोशनी थी। वो किसी ट्रक की हेडलाइट जैसी लग रही थी। हम दोनों नीचे उतरे। हवा ठंडी थी, लेकिन उसमें एक अजीब सी गंध थी, पुराने डीजल और जलती रबर की। रंजीत ने फुसफुसाकर कहा, ये वही ट्रक है, हरप्रीत। बलदेव सिंह का पुल के बीच में वही पुराना ट्रक खड़ा था, PB13 A4527, धुंध के बीच धीरे धीरे झूलता हुआ। इंजन अपने आप चालू था, लेकिन कोई ड्राइवर नहीं दिख रहा था। हम धीरे धीरे आगे बढ़े। डायरी मेरे हाथ में थी। मैंने ऊंची आवाज में कहा, बलदेव सिंह, तेरी मां तुझे बुला रही है। तेरा घर बसंतपुर में है। हम तुझे वापस ले जाने आए हैं। कुछ पल सन्नाटा रहा। फिर ट्रक के अंदर की लाइट जल उठी। स्टीयरिंग पर अब कोई बैठा था, वही पगड़ी में लिपटा चेहरा, आंखों में आग और होंठों पर दर्द भरी मुस्कान। मैं नहीं जा सकता। आवाज भारी थी, जैसे कई सालों से कोई बोल नहीं पाया हो। मैंने कांपते हुए कहा, क्यों? तू अब भी यहां क्यों अटका है? उसने धीरे से कहा, उस रात मैं गिर गया था ट्रक के साथ। मुझे लगा मैं मां तक पहुंच गया, पर जब आंख खुली तो बस अंधेरा था और ये पुल। उसकी आंखों से आंसू नहीं, तेल की बूंदें निकल रही थीं। मैं हर रात चलने की कोशिश करता हूं, पर हर बार वही आवाज आती है, मुझे घर जाना है, और फिर सब खत्म। रंजीत बोला, बलदेव, अब तेरा घर पुकार रहा है। तेरा लिखा हमने मां तक पहुंचाया। मैंने डायरी पुल पर रख दी और जमीन पर अरदास की तरह सिर झुका दिया। वाह गुरु, इस आत्मा को शांति दे। ट्रक का इंजन जोर से गरजा, हेडलाइट्स चमकीं और हवा में एक भयानक चीख गूंजी। फिर अचानक ट्रक हवा में उठा, जैसे किसी ने उसे खींच लिया हो। उसके अंदर से बलदेव सिंह बाहर निकला, लेकिन अब उसका चेहरा शांत था। उसने हमारे तरफ देखा। शुक्रिया, अब मैं इन घर जा रहा हूं। धीरे धीरे उसकी आकृति धुंध में घुलने लगी। ट्रक की लाइट्स बुझ गईं और हवा पूरी तरह शांत हो गई। हम दोनों वहीं खड़े रह गए, जैसे किसी ने सदियों पुराना बोझ हमारे कंधों से उतार दिया हो। कुछ देर बाद जब सूरज की पहली किरण पड़ी, तो पुल पर अब कोई ट्रक नहीं था। सिर्फ वो टूटी हुई पट्टी पड़ी थी, जिस पर लिखा था, बलदेव सिंह ट्रांसपोर्ट, वाहेगुरु मेहर कारे। मैंने उसे उठाया और दोनों ने चुपचाप सिर झुका लिया। रंजीत बोला, लगता है अब वो सच में घर पहुंच गया। मैंने आसमान की ओर देखा। धुंध अब साफ थी और हवा में एक हल्की सी पायल की आवाज तैर रही थी। उस रात के बाद काला पुल पर फिर कभी कोई हादसा नहीं हुआ। न कोई ट्रक गायब हुआ, न कोई ड्राइवर मरा। बस कभी कभी बारिश की रातों में लोग कहते हैं कि पुल पर एक पल के लिए पीली लाइट्स जलती है और एक आवाज आती है, वाहे गुरु, मैं घर पहुंच गया। रात और गहरी हो चुकी थी। सड़क पर अब बस मेरा ट्रक ही चल रहा था। पहाड़ों के बीच की वो तंग और घुमावदार सड़कें जैसे किसी अजगर की तरह लिपटी पद्धी थीं। दूर दूर तक कोई इंसान नहीं, कोई रोशनी नहीं, बस मेरे ट्रक के हेडलाइट्स जो सामने की धुंध को चीरते हुए रास्ता दिखा रहे थे। मेरी आंखें थक चुकी थीं, मगर डर और बेचैनी ने नींद को मुझसे कोसों दूर कर दिया था। दिल में बार बार वही ख्याल घूम रहा था,
क्या सच में इस रास्ते पर कुछ है? कुलजीत सीट पर बैठा कुछ बुदबुदा रहा था। मैंने पूछा, क्या हुआ कुलजीत? वो धीरे से बोला, भाई, मुझे लग रहा है कोई पीछे डिक्की में चल रहा है। मैंने झट से रियर व्यू मिरर में देखा। अंधेरे के सिवा कुछ नहीं था। पागल है क्या तू? इतनी ठंडी हवा है, शायद डिब्बे हिल रहे होंगे। मैंने बात को हंसी में उड़ाने की कोशिश की, पर तभी ट्रक के पीछे से धीरे धीरे थक 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 की आवाज आने लगी। मेरे हाथ स्टीयरिंग पर जमे रह गए। मैंने धीरे से गियर कम किया और ट्रक को सड़क के किनारे रोका। चल उतर, देखते हैं। हम दोनों टॉर्च लेकर नीचे उतरे। हवा में ठंड इतनी थी कि सांसें धुएं की तरह दिख रही थीं। मैंने टॉर्च ट्रक के पीछे मारी। कुछ नहीं, बस धूल और कीचड़ है। मैं नीचे झुका, टायर चेक किए, बॉडी पर हाथ फेरा। सब सही था, पर तभी पीछे जंगल की तरफ से कुछ सरकने की आवाज आई, जैसे कोई पेडीएच के पीछे से हमें देख रहा हो। कुलजीत ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। भाई, चल, निकलते हैं यहां से। मैंने हामी भरी और वापस ट्रक की ओर मुद्दा। हम दोनों वापस कैब में बैठे और ट्रक स्टार्ट किया, लेकिन इंजन ने 3 बार क्रैंक मारने के बाद ही चालू हुआ। अबे ये क्या माजरा है? मैंने बद्दबद्दाते हुए एक्सेलरेटर दबाया। ट्रक आगे बढ़ा, पर तभी मिरर में मैंने कुछ देखा। ट्रक के पीछे डिक्की के ऊपरी हिस्से पर एक काला साया बैठा था। वो चीज झुककर जैसे हमें देख रही थी। मैंने डर के मारे अचानक ब्रेक लगा दिए। क्या हुआ भाई? कुलजीत घबरा गया। पीछे कुछ था, मैंने कांपती आवाज में कहा। हम दोनों ने एक साथ पीछे देखा, पर अब कुछ नहीं था। सामने सिर्फ धुंध और खाली सड़क थी। मैंने धीरे से ट्रक फिर आगे बढ़ाया, पर इस बार दिल की धड़कनें इतनी तेज थीं कि ऐसा लगा ट्रक का इंजन भी थम जाएगा। थोड़ी दूर जाकर कुलजीत ने बोला, भाई, मुझे लग रहा है कोई हमारे साथ है इस ट्रक में। मैंने कहा, चुप रह, बस पहुंच जाए सुबह होने तक। लेकिन किस्मत शायद हमें चैन से नहीं छोड़ने वाली थी। करीब 10 मिनट बाद ट्रक की हेडलाइट्स झिलमिलाने लगीं। फिर एक पल के लिए पूरा ट्रक अंधेरे में डूब गया। इंजन चलता रहा, पर लाइट बंद। और उसी पल मुझे महसूस हुआ, कोई मेरी सीट के पीछे खद्दा है। मेरे पूरे बदन में सिहरन दौड़ गई। मैं हिल भी नहीं पाया। धीरे से गर्दन घुमाई, पर वहां बस एक साया था, जो धीरे धीरे झुककर मेरे कान के पास आया और एक ठंडी सांस छोड़ दी। मैं चिल्लाने ही वाला था कि ट्रक फिर से रोशनी में डूब गया और वो साया गायब था। कुलजीत डर के मारे सीट पर सिकुड़ गया था। भाई, ये क्या था? मैंने कुछ नहीं कहा, बस ट्रक को फुल स्पीड में डाल दिया। रात अब और लंबी लग रही थी। सामने पहाड़ी पुल दिखने लगा था, वही पुल जिसके पार जाने के बाद सिक्किम की सीमा शुरू होती थी। लोग कहते थे उस पुल पर बहुत साल पहले एक ट्रक गिरा था, जिसमें ड्राइवर और उसका क्लीनर जिंदा जल गए थे। शायद वही रूहें आज भी उस पुल के पार इंतजार करती हैं। ट्रक की हेडलाइट्स उस पुराने पुल पर पड़ते ही जैसे हवा का रंग ही बदल गया। चारों तरफ अजीब सी ठंड फैल गई थी। सामने वो पुल था, टूटी फूटी लकड़ी की रेलिंग, नीचे गहराई में बहती नदी और ऊपर आसमान में बादलों की परछाइयां। मैंने धीरे से गियर कम किया। कुलजीत, ये वही पुल है ना, जिसके बारे में लोग कहते हैं कि यहां कोई ट्रक गिरा था? कुलजीत ने सिर हिलाया। हाँ भाई, सुना है। उस हादसे में ड्राइवर और क्लीनर दोनों के शव कभी नहीं मिले। कहते हैं रात में उनकी चीखें सुनाई देती हैं। मेरे हाथ स्टीयरिंग पर कांप रहे थे। सब बकवास है ये, मैंने खुद को समझाते हुए कहा। बस पुल पार करना है, फिर हम सेफ हैं। ट्रक धीरे धीरे पुल पर चढ़ा। लकड़ी के तख्ते कचकच की आवाज कर रहे थे। नीचे गहराई इतनी थी कि अगर कोई गिरे तो बस पानी की गूंज सुनाई दे। अचानक हवा का एक झोंका आया, इतना तेज कि ट्रक हिल गया। भाई, धीरे चला, पुल पुराना है, कुलजीत ने कहा। मैंने ट्रक की स्पीड कम कर दी। तभी पीछे से धप की आवाज आई, जैसे कोई भारी चीज गिर पड़ी हो। पीछे क्या गिरा? मैंने रियर मिरर में देखा। धुंध में कुछ हिलता हुआ दिखाई दिया। मैं उतर के देखता हूं, कुलजीत ने कहा। नहीं, मैंने उसे रोका। कोई नहीं उतरेगा। मुझे अब यकीन होने लगा था कि ये रास्ता सिर्फ पहाड़ों का नहीं,
आत्माओं का भी है। लेकिन तभी ट्रक के अंदर से ही एक फुसफुसाहट सुनाई दी। रुक जाओ। आवाज इतनी करीब थी कि लगा जैसे कोई ठीक मेरे कान के पास बोल रहा हो। मैंने पीछे देखा, कोई नहीं। कुलजीत की आंखें डर से फैल गईं। भाई, ये आवाज तूने भी सुनी? मैंने कुछ नहीं कहा, बस पैर एक्सेलरेटर पर रखा और ट्रक को आगे बढ़ा दिया। पुल अब आधा पार हो चुका था। तभी ट्रक की हेडलाइट्स झपकने लगीं। एक बार, दो बार, और फिर पूरी तरह बंद हो गईं। अंधेरा, गहरा अंधेरा। सिर्फ इंजन की घर्र घर्र आवाज और हमारी सांसों की गूंज। मैंने ट्रक रोकने की कोशिश की, पर ब्रेक ने काम नहीं किया। भाई, ब्रेक नहीं लग रहे, मैंने चिल्लाया। कुलजीत सीट से चिपक गया। इंजन बंद कर। मैंने चाबी घुमाई, पर ट्रक खुद ही और तेज हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे पुल से नीचे धकेलना चाहती हो। नीचे नदी की गूंज बढ़ती जा रही थी। मैंने स्टीयरिंग पूरे बल से मोड़ा, और उसी पल एक साया सामने ट्रक की हेडलाइट्स में उभर आया। एक जलता हुआ आदमी, जिसके चेहरे से धुआं निकल रहा था। आंखें अंगारों की तरह चमक रही थीं। वो हाथ उठाकर जैसे रुकने का इशारा कर रहा था। भाई, भगवान के वास्ते रुक जा, कुलजीत चीखा। मैंने स्टीयरिंग एक झटके में घुमाया। ट्रक की एक साइड रेलिंग से टकराई। लकड़ी की चादरें टूटकर नीचे गिरीं। बस एक झटका और हम नदी में गिर जाते। उस पल सब कुछ रुक गया। हवा थम गई, आवाज गायब। सिर्फ उस साए की आंखें, जो अब ट्रक के बोनट पर झुककर हमें घूर रही थीं। उसके होंठ हिल रहे थे, लेकिन आवाज नहीं आ रही थी। मैं डर के मारे पसीने से तरबतर था। तभी कुलजीत ने कांपती आवाज में कहा, भाई, ये वही ड्राइवर होगा जो इसी पुल से गिरा था। जैसे ही उसने ये कहा, वो साया धीरे धीरे हवा में घुलने लगा। उसके पीछे सिर्फ राख के कण बचे, जो हवा में उड़ गए। मैंने झटके से ट्रक का एक्सेलरेटर दबाया। ट्रक चीखता हुआ पुल पार कर गया। सामने पहाड़ों के बीच पहली रोशनी झलक रही थी, लेकिन अंदर अब भी अंधेरा था। हमने पीछे मुड़कर नहीं देखा। बस ये एहसास था कि किसी ने हमें गिरने से बचाया भी था, या शायद किसी और मकसद से छोड़ा था। कुलजीत चुप था, मैं भी। सिर्फ इंजन की घरघराहट थी और दिल की धड़कनों की गूंज। मगर ये कहानी यहीं खत्म नहीं थी। पुल पार करने के बाद जो हुआ, वो मेरे जीवन की सबसे डरावनी रात बन गई। पुल पार करते ही लगा जैसे हवा का स्वाद ही बदल गया हो। सामने का नजारा किसी दूसरी दुनिया जैसा था। घना कोहरा, सूनी सड़क, और दूर पहाड़ी के नीचे एक छोटा सा गांव नजर आ रहा था। सूरज उग चुका था, पर धुंध इतनी गहरी थी कि 10 कदम आगे तक भी साफ नहीं दिख रहा था। मैंने ट्रक धीरे धीरे नीचे की तरफ उतारा। सड़क की ढलान खतरनाक थी, और नीचे वो गांव जैसे किसी रहस्य में लिपटा हुआ था। भाई, लग रहा है कुछ गड़बड़ है, कुलजीत ने कहा। गांव में थोड़ी देर रुकते हैं, चाय पीते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे, मैंने कहा। ट्रक गांव के किनारे रोका। सामने कुछ झोपड़ियां थीं, एक छोटा चाय का ढाबा भी, पर वहां कोई नहीं था। मैंने हॉर्न बजाया। आवाज पहाड़ों में गूंजती रही, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। हम दोनों उतरे। ढाबे के बाहर बेंच पड़ी थी, कप रखे थे, पर सब ठंडे और जमे हुए। ऐसा लग रहा था जैसे लोग अचानक उठकर कहीं चले गए हों। किसी को आवाज दे के देख, कुलजीत ने कहा। मैंने चिल्लाया, ओ भाई, कोई है? सन्नाटा। फिर कहीं दूर से किसी के घंटी बजाने की आवाज आई। 1, 2, 3 बार। हम दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। चल, देखते हैं, मैंने कहा, और उस आवाज की दिशा में चल पड़ा। धुंध के बीच एक पुराना मंदिर दिखाई दिया। छोटा सा, टूटी हुई दीवारें, पर अंदर दिया जल रहा था। हम पास पहुंचे। मंदिर के दरवाजे पर लिखा था, यहां रुको मत, ये जगह जिंदा नहीं है। दिल की धड़कन तेज हो गई। भाई, लौट चलते हैं, कुलजीत ने फुसफुसाया। रुक, कोई अंदर है शायद, मैंने कहा। अंदर से मंत्रोच्चार की धीमी आवाज आ रही थी। हमने झांक कर देखा। अंदर एक बूढ़ा साधु बैठा था, आंखें बंद, होठों पर कुछ बुदबुदा रहा था। बाबा जी, मैंने धीरे से कहा। उसने आंखें खोलीं। उसकी आंखें बिल्कुल सफेद थीं, जैसे उनमें कोई पुतली ही नहीं थी। वो बोला, तुम दोनों ने वो पुल पार किया है? हम दोनों जड़ हो गए। मैंने हकलाते हुए कहा, हाँ बाबा, पुल से आ रहे हैं, बस थोड़ा आराम करने रुके थे। बूढ़ा मुस्कुराया।
आराम? यहां? इस गांव में कोई जीवित नहीं है बेटा। हम दोनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या मतलब? कुलजीत बोला। बाबा ने दिए की लौ की तरफ देखा। 3 साल पहले इस गांव में आग लगी थी। पूरा गांव जल गया था। किसी की देह नहीं मिली, लेकिन उनकी आत्माएं अभी भी भटकती है। जो उस पुल को पार करता है, उसे ये गांव खींच लाता है। मेरी सांस अटक गई। पर बाबा, आप तो जिंदा हैं। वो हल्के से हंसा। मैं भी नहीं बेटा। और उसके बोलते ही उसकी देह धुएं में बदलने लगी। हम दोनों चीखते हुए मंदिर के बाहर भागे। पर बाहर का नजारा और भी डरावना था। गांव के सारे घरों से धुआं निकल रहा था, जैसे अंदर आग जल रही हो। पर वो आग नहीं थी, परछाइयां थीं जो चल रही थीं। कुलजीत ने मेरा हाथ पकड़ा। भाई, ट्रक में वापस चल। हम दोनों भागते हुए ट्रक की तरफ दौड़े। पर जब पहुंचे, ट्रक वहां नहीं था। सिर्फ टायरों के निशान मिटे हुए थे, जैसे वो कभी था ही नहीं। मैं हांफते हुए बोला, ट्रक कहां गया? हमने तो यहीं पार्क किया था। तभी पीछे से किसी की भारी आवाज आई, वो ट्रक अब तुम्हारा नहीं है, वो अब हमारे साथ है। हम दोनों ने मुड़कर देखा। गांव के किनारे पर दर्जनों साए खड़े थे। जले हुए चेहरे, खोखली आंखें, और उनके पीछे वही धुआं। वो धीरे धीरे हमारी तरफ बढ़ रहे थे। हमने एक साथ पीछे हटना शुरू किया, पर धुंध और गहरी होती जा रही थी। आवाजें बढ़ रही थीं। रुको, रुको, हमें छोड़कर मत जाओ। हम दौड़ पड़े। कहां जा रहे थे नहीं पता। बस धुंध के बीच रास्ता खोज रहे थे। एक मोड़ पर पहुंचकर मैंने देखा, सामने फिर वही पुल था। पर इस बार वो टूटा हुआ था, आधा गायब। मैंने कुलजीत की तरफ देखा। अब क्या करें? वो बोला, अगर यहीं मरना है तो कोशिश करके मरते हैं भाई। हम दोनों भागते हुए पुल की तरफ बढ़े। पीछे से आवाजें और करीब आती जा रही थीं। रुको, हमारे साथ रहो। हम पुल पर चढ़े। लकड़ी टूट रही थी। नीचे से धुंध में लहराती नदी दिख रही थी। एक आखिरी सांस लेकर मैंने छलांग लगा दी, और सब कुछ अंधेरे में समा गया। जब मैं होश में आया, मैं किसी अस्पताल में था। सिर पर पट्टी, हाथ में ड्रिप। पास में डॉक्टर खड़ा था। आप जिंदा कैसे बचे? ये चमत्कार है, उसने कहा। आपका ट्रक नदी में गिर गया था, कोई और नहीं बचा। मैंने कांपती आवाज में पूछा, कुलजीत? डॉक्टर ने सिर हिलाया। नहीं, वो नहीं मिला। मैंने आंखें बंद कीं, और उस साए की ठंडी आवाज फिर कानों में गूंज उठी। अब वो हमारे साथ। जब मेरी आंखें पूरी तरह खुलीं, तो मैंने देखा कि कमरे की खिड़की के बाहर घना कोहरा फैला हुआ था। अस्पताल की सफेद दीवारें किसी डरावने सन्नाटे की तरह ठंडी लग रही थीं। डॉक्टर जा चुका था। नर्स ने दवाई देकर मुझे आराम करने को कहा था, लेकिन नींद मुझसे कोसों दूर थी। कुलजीत की याद बार बार दिमाग में घूम रही थी। वो मेरे साथ था, मेरी तरह जिंदा था। फिर कहाँ गया? क्या सच में वो उस नदी में गिर गया, या क्या वो अब उस गांव का हिस्सा बन चुका था? मैंने धीरे से करवट ली। कमरे में कोई नहीं था, पर एक अजीब सी सीलन और सडन की गंध थी। वो वही गंध थी जो मैंने उस गांव में महसूस की थी। दिल की धड़कन तेज हो गई। मैंने सोचकर खुद को समझाया, यह सब मन का वहम है, ट्रॉमा है। पर तभी कमरे की ट्यूबलाइट झिलमिलाने लगी। एक पल के लिए बुझी, फिर जली, और उस झिलमिलाहट में मैंने कुछ देखा। खिड़की के पास कोई खड़ा था, लंबा, काला साया, झुका हुआ। उसकी परछाई जमीन पर फैलकर मेरे बेड तक आ गई थी। मैंने गला सूखते हुए पूछा, कौन है वहां? कोई जवाब नहीं। सिर्फ वही हल्की हवा की सीटी और खिड़की के कांच पर किसी की उंगलियों की चरमराहट। मैंने नर्स को बुलाने के लिए बटन दबाया, पर कॉल बेल ने कोई आवाज नहीं दी। पूरा कमरा जैसे मौन हो गया था। मैंने फिर खिड़की की तरफ देखा। अब वो साया बिल्कुल पास था। कांच के उस पार से उसका चेहरा झिलमिलाती रोशनी में दिखाई दिया, कुलजीत। पर उसका चेहरा वैसा नहीं था जैसा मैंने आखिरी बार देखा था। उसकी त्वचा जली हुई थी, होंठ फटे हुए, आंखें पूरी सफेद। वो धीरे धीरे मुस्कुरा रहा था। मैंने हकलाते हुए कहा, कुलजीत, तू तू जिंदा है? उसकी आवाज हवा की तरह आई। मैं अब जिंदा नहीं हूं भाई। तू क्यों चला आया बचकर? मैंने सिर झटका। मैंने कुछ नहीं किया। मैं तो गिर गया था ट्रक के साथ। वो हंसा, एक डरावनी खोखली हंसी।
तू गिरा नहीं, तुझे छोड़ा गया था ताकि तू वापस ले आ सके जो अब हमारा है। मैंने कांपते हुए पूछा, क्या? क्या मतलब? वो झुककर खिड़की से भीतर झांका। वो सामान जो ट्रक में था, याद है, मुझे याद आया। वो मेडिकल उपकरण, वो कंटेनर जिन पर स्पेशल बायोलॉजिकल सैंपल लिखा था। मैंने कहा, वो तो अस्पताल का सामान था। कुलजीत की आंखें चमक उठीं। वो सामान नहीं था भाई, वो तो जिंदगी और मौत का खेल था। जिन आत्माओं ने वहां दम तोड़ा, उनका गुस्सा उन्हीं चीजों में कैद था। और अब वो सब तेरे पीछे है। मैंने पसीने से भीगे हाथों से खिड़की बंद करने की कोशिश की, पर वो खुद ब खुद खुल गई। ठंडी हवा अंदर आई और उसके साथ राख के कण उड़ते हुए कमरे में फैल गए। रुक जा! मैंने पलटकर देखा, पीछे कोई नहीं था। फिर मैंने देखा, पुल के बीचों बीच एक आकृति खड़ी थी, धुएं में लिपटी, पूरी तरह काली, पर हाथ में वही चमकता हुआ कंटेनर। कुलजीत! मैंने चीखते हुए कहा। वो धीरे धीरे मेरी तरफ मुड़ा। चेहरा अब आधा इंसान, आधा राख बन चुका था। उसकी आवाज किसी पुरानी घड़ी की टिक टिक जैसी थी। तू लौट आया, अब काम पूरा कर। कौन सा काम? उसने कंटेनर आगे बढ़ाया। उसमें अंदर कुछ हिल रहा था, जैसे जिंदा हो। इसे उस नदी में डाल जहां से तू बचा था, वरना जो भीतर है वो सब कुछ निगल जाएगा। मैंने हाथ बढ़ाया, पर जैसे ही कंटेनर छुआ, मेरी हथेली जलने लगी। उसके अंदर से चीखें आने लगीं, बच्चों की, औरतों की, बूढ़ों की। हर आवाज में दर्द था। मैं पीछे हट गया। ये क्या है? कुलजीत बोला, इन लोगों की आत्माएं, जिन्हें जलते हुए गांव में बंद किया गया था। वो लोग जिनके जिस्म मिले नहीं, लेकिन आत्माएं कैद कर ली गईं इस मेडिकल सैंपल के नाम पर। अब वो सब तेरे साथ हैं। मैंने कांपते हुए कहा, तो मैं क्या करूं? वो बोला, उन्हें मुक्त कर, वरना तू भी इसी पुल में कैद हो जाएगा। मैंने कांपते हुए कंटेनर उठाया और रेलिंग की ओर बढ़ा, पर तभी पुल के नीचे से काले धुएं के लपक उठे। नहीं, हमें यहां मत छोड़! हवा में चीखें भर गईं। कुलजीत चीखा, जल्दी फेंक! मैंने पूरी ताकत से कंटेनर नदी में फेंक दिया। वो पानी में गिरते ही फट गया और नदी से नीली लौ उठी। साथ में हजारों परछाइयां ऊपर उड़ीं और फिर आसमान में गायब हो गईं। पुल की लकड़ी अब शांत थी। हवा रुक गई और कुलजीत मुस्कुराते हुए बोला, अब सब खत्म हो गया भाई। मैंने आंखों में आंसू भरकर कहा, अब तू शांति में है? वो बोला, हां, पर तू नहीं। मैंने चौंक कर उसकी तरफ देखा। वो धीरे धीरे धुएं में घुलने लगा और आखिरी बार कहा, जिसे तूने मुक्त किया, वो सब अब तेरा नाम जान चुकी हैं। वो गायब हो गया। पुल फिर अंधेरे में डूब गया और मैं वहीं खड़ा रह गया, अकेला, ठंडी हवा में, उस एहसास के साथ कि कहानी अभी खत्म नहीं हुई। सुबह की पहली किरण जब मेरे चेहरे पर पड़ी, तब मुझे एहसास हुआ कि मैं सारी रात उसी पुल पर पड़ा रहा। ठंडी हवा मेरे कपड़ों से गुजर रही थी। शरीर सुन्न हो चुका था, पर जहन में जो हुआ वो एक पल के लिए भी शांत नहीं था। मैं धीरे धीरे नीचे उतरा और ट्रक जहां गिरा था वहां की तरफ देखा। वहां अब सिर्फ राख बची थी, जैसे किसी ने सबूत मिटा दिए हों। पुल के उस पार से मुझे अब भी कभी कभी कुलजीत की हंसी सुनाई देती थी, पर अब वो डरावनी नहीं थी, जैसे किसी दोस्त ने आखिरी अलविदा कहा हो। मैंने लंबी सांस ली और चल पड़ा घर की ओर, पंजाब की तरफ। सफर लंबा था, बसें बदलनी पड़ी, कई बार रास्ते बंद मिले, पर किसी तरह मैं शाम तक अपने गांव पहुंच गया। गांव वहीं पुराना था, वहीं खेत, वहीं मिट्टी की खुशबू, पर आज कुछ बदला हुआ था। घर के पास पहुंचते ही हवा में गंधक जैसी बदबू आई, वो ही जो उस पुल पर थी। दिल धड़क उठा। घर का दरवाजा खुला हुआ था। अंदर मेरी मां चारपाई पर लेटी थीं। उनके माथे पर गीला कपड़ा था। मेरी बीवी जसप्रीत मुझे देखकर रो पड़ी। गुरमीत, तू जिंदा है! सबको लगा तू तू तो मर गया था। मैंने कांपते हुए मां का हाथ पकड़ा। उनकी नब्ज धीमी थी। उन्होंने आंखें खोलीं और बुदबुदाईं, बेटा, वो कौन है जो तेरे पीछे खड़ा है? मेरा दिल जैसे रुक गया। मैंने पलटकर देखा, पीछे कोई नहीं था, पर हवा ठंडी हो गई थी। जसप्रीत डरते हुए बोली, जब से तू गया था घर में अजीब चीजें हो रही हैं। रात में दरवाजे अपने आप खुल जाते हैं, दीवारों से फुसफुसाहट आती है और मां को सपनों में कोई जलता हुआ आदमी दिखता है।
मैं बैठ गया। शरीर में कंपकंपी दौड़ गई। शायद वो साए अब मेरे साथ आ गए हैं। रात को जब सब सो गए, मैं बरामदे में बैठा रहा। धीरे धीरे आसमान में बादल घिर आए। हवा भारी होने लगी, जैसे तूफान आने वाला हो। तभी दीवार के कोने में एक परछाई उभरी, काली, झिलमिलाती, और उसके हाथ में वही कंटेनर था जो मैंने नदी में फेंका था। मैं खड़ा हो गया। तुम लोग क्या चाहते हो? मैंने चिल्लाकर कहा। परछाई बोली नहीं, बस धीरे धीरे आगे बढ़ी। उसकी चाल वैसी थी जैसे किसी घायल इंसान की हो। फिर एक और साया दीवार के पीछे से निकला, और फिर तीसरा, चौथा। पूरा कमरा अब धुएं और परछाइयों से भर गया। मुझे लगा जैसे मैं फिर उसी पुल पर हूं। मैंने दोनों हाथ जोड़कर कहा, मैंने तुम्हें मुक्त किया था। एक आवाज आई, तूने हमें आजाद किया, पर हमारी शांति छीन ली। अब तू ही हमारा रास्ता है। अचानक मेरी मां की चीख सुनाई दी। मैं भागकर कमरे में पहुंचा। वो बिस्तर पर तड़प रही थीं, आंखें उलट चुकी थीं। उनके ऊपर धुएं की एक परत थी जो सांप की तरह लिपट गई थी। मैंने चिल्लाते हुए गुरमुख मंत्र पढ़ा, वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु। और तभी वो धुआं फट गया, जैसे किसी ने उसे चीर दिया हो। मां की सांसें धीमी हो गईं, पर वो शांत थीं। पर दीवार पर कुछ उभर आया, राख से बने हाथ के निशान, और उन पर लिखा था, सफर खत्म नहीं हुआ, पुल फिर खुलेगा। मैं जमीन पर बैठ गया। माथे से पसीना टपक रहा था। जसप्रीत रो रही थी, और मैं समझ गया, वो जो साए थे, वो अब सिर्फ सड़कों पर नहीं, मेरे घर में बस गए। सुबह की ठंडी हवा में मिट्टी की गंध थी, पर उस गंध के पीछे एक और अजीब सी सड़ांध थी, जैसे कोई चीज गल रही हो। मैंने रात भर सोया नहीं था। जसप्रीत और मां को किसी तरह संभाला, पर दोनों के चेहरों पर डर अब भी साफ था। मुझे समझ आ गया था कि अब भागने से कुछ नहीं होगा। जो कुछ भी था, वो अब मेरा पीछा नहीं छोड़ने वाला। गांव के बाहर एक पुराना मंदिर था। वहां के पुजारी, बाबा जगनदास, गांव के लोग बहुत मानते थे। मैंने तय किया कि आज सुबह वहीं जाऊंगा। रास्ते भर मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे पीछे कोई चल रहा है। हर बार जब मैं पलटकर देखता, रास्ता खाली होता, पर हवा में फुसफुसाहट थी, जैसे कोई मेरे कान के पास कुछ कह रहा हो। मंदिर पहुंचा तो बाबा चबूतरे पर बैठे धूप जला रहे थे। उनकी आंखें बंद थीं, पर जैसे ही मैं पास गया, उन्होंने कहा, आ गया, वो जो परछाइयों के साथ लौटा है। मैं ठिठक गया। आपको कैसे पता? उन्होंने आंखें खोलीं। तेरी परछाई तेरे साथ नहीं है गुरमीत, वो तुझसे अलग होकर तेरे आगे चल रही है। जब आदमी की परछाई खुद से अलग हो जाए, तो समझ ले कि वो जिंदा होकर भी मरा हुआ है। मेरे मुंह से शब्द नहीं निकले। बाबा ने कहा, बता, क्या हुआ था उस रास्ते पर? मैंने पूरा किस्सा बताया। ट्रक, पुल, कुलजीत की मौत, जलते हुए साए, और वो कंटेनर। बाबा कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, वो पुल सैकड़ों साल पुराना है। उसे मौत का दरवाजा कहा जाता है। कभी वहां एक गांव था, खरोल, जहां अंग्रेजों ने प्रयोग के लिए कई आदिवासियों को जिंदा जलाया था। उनकी आत्माएं उस नदी में बंधी रह गईं, और जब भी कोई उस पुल से गुजरता है, वो आत्माएं किसी न किसी को पकड़ लेती हैं। मैंने डरते हुए पूछा, तो अब क्या होगा? अब तू ही रास्ता बंद कर सकता है। तेरे भीतर अब उनका अंश है गुरमीत। अगर तू वापस जाकर उस पुल पर दिया जलाए और खुद की बलि दे, तो दरवाजा बंद हो जाएगा। क्या? मैं चीखा, मैं अपनी जान दे दूं? बाबा ने शांत स्वर में कहा, अगर तू नहीं देगा, तो वो साए तेरे परिवार की हर सांस ले लेंगे। मैंने नीचे देखा। दिल भारी हो गया। मेरे मन में जसप्रीत और मां की तस्वीरें घूमने लगीं। उसी वक्त मंदिर के दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। मैंने देखा, एक बूढ़ा ट्रक ड्राइवर खड़ा था। उसके चेहरे पर झुर्रियां थीं, पर आंखों में गहराई थी। मैं हरनाम सिंह हूं, उसने कहा। 20 साल पहले मैंने भी वही रास्ता पार किया था। मैंने हैरानी से पूछा, और तू बच गया? वो हंसा, बचा नहीं बेटा, बस आधा जिंदा हूं। उस पुल ने मेरा साथी ले लिया था, और हर साल अमावस्या की रात मैं वहां जाकर दिया जलाता हूं, ताकि वो दरवाजा खुला ना रहे। बाबा बोले, आज वही अमावस्या है। मैंने कांपते हुए पूछा, तो आज मुझे भी जाना होगा? हरनाम सिंह ने सिर हिलाया, हाँ बेटा, आज रात, नहीं तो अगली सुबह तेरा घर राख हो जाएगा।
मेरा दिल जैसे फटने लगा, पर अब कोई चारा नहीं था। रात ढलने लगी थी। आसमान में चांद नहीं था, बस काली धुंध तैर रही थी। मैंने जसप्रीत को गले लगाया, मां के पैर छुए। दोनों रो रही थीं। वापस आना, मां ने कहा। वाहेगुरु तेरे साथ हो। मैंने ट्रक की चाबी उठाई और हरनाम सिंह के साथ निकल पड़ा। रास्ते भर सन्नाटा था। पेड़ों की परछाइयां हिलती और बीच बीच में हवा में वही राख की गंध लौट आती। जब हम पुल के पास पहुंचे तो नदी से हल्की रोशनी निकल रही थी, जैसे नीचे कुछ जल रहा हो। हरनाम ने कहा, याद रख, जो दिखे उस पर भरोसा मत करना। हम दोनों ने मिट्टी के दिए जलाए और पुल पर कदम रखा। लकड़ी की तख्तियां चरमरा रही थीं। अचानक बीच में पहुंचते ही हवा गाढ़ी हो गई। मेरे कानों में फुसफुसाहट गूंजी। तू लौट आया, अब तू नहीं जाएगा। हवा में काले साए उठने लगे। हरनाम सिंह ने अपने माथे पर रुद्राक्ष का तिलक लगाया और मंत्र पढ़ने लगा। मैंने आंखें बंद कीं, दिया सामने रखा और कहा, अगर मेरी कुर्बानी से ये सब खत्म होता है तो मुझे ले लो, पर मेरा घर बचा दो। जैसे ही मैंने दिए को रेलिंग पर रखा, नदी से नीली आग की लपटें उठीं। हवा में चीखें भर गईं। हरनाम सिंह चिल्लाया, पीछे हट बेटा। पर मैं नहीं हटा। दिए की लौ अब मेरे हाथों में समा गई थी और अचानक वो जलने लगी। हवा में वो सब साए एक साथ मेरे चारों ओर घूमने लगे। फिर एक तेज धमाके के साथ सब अंधेरा हो गया। जब मैंने आंखें खोलीं तो लगा जैसे हवा में कोई वजन है। चारों तरफ धुंध थी, इतनी घनी कि अपने हाथ तक साफ नहीं दिख रहे थे। सांस लेना मुश्किल था, जैसे हवा में राख मिली हो। कानों में सिर्फ एक आवाज गूंज रही थी, तू अब उनके बीच है। मैंने इधर उधर देखा, न ट्रक था, न हरनाम सिंह। नीचे झुका तो जमीन भी असली नहीं थी, जैसे गीली राख हो, हर कदम पर धंसती जा रही थी। दूर से मुझे वहीं पुल दिखा, पर अब वो टूटा नहीं था। वो पूरा था, पर खून जैसा लाल चमक रहा था। नदी में पानी नहीं, काली धुंध बह रही थी। मैंने कांपते हुए पुकारा, हरनाम सिंह, कहाँ है तू? आवाज लौटी, पर किसी और की। यहां कोई नाम नहीं बोलता, यहां सब एक जैसे हैं। मैंने पलट कर देखा। एक बूढ़ा आदमी मेरे पीछे खड़ा था, चेहरा झुलसा हुआ, आंखें बिना पुतलियों के। वो बोला, तू नया आया है ना? हर साल कोई नया आता है, कोई ड्राइवर, कोई कुल्ली, कोई जो उस पुल को लांघने की कोशिश करता है। मैंने घबरा कर पूछा, ये जगह क्या है? वो धीरे धीरे मुस्कुराया, ये दुनिया नहीं है, पर मौत भी नहीं। ये बीच की जगह है, जहां वो आत्माएं रहती हैं जो अधूरी रह गईं। तूने जो पुल पर बलि दी थी, उसने दरवाजा खोल दिया, बंद नहीं किया। क्या? मेरे मुंह से निकला। मुझे तो बताया गया था कि अगर मैं अपनी कुर्बानी दूंगा तो सब मुक्त हो जाएंगे। वो हंसा, ऐसी हंसी जो कानों में सुई जैसी चुभी। मुक्त हुए, पर तू दरवाजे का रखवाला बन गया। मेरा सिर घूम गया। आसपास सब कुछ हिलने लगा, जैसे जमीन सांस ले रही हो। पुल के नीचे से लपटें उठीं और उनमें मैं अपने पुराने साथी कुलजीत को देखा। वो अब वैसा नहीं था जैसा आखिरी बार दिखा था। अब उसका चेहरा पूरा काला था, आंखें गड्ढों में बदल चुकी थीं। वो बोला, मैंने कहा था ना, अब तेरा नंबर है। मैं पीछे हटने लगा, लेकिन मेरे पैरों के नीचे से राख ने पकड़ लिया। वो आवाजें जो मैं हमेशा सुनता था, अब साफ बोलने लगीं। हर आवाज किसी की मौत की कहानी थी। हमें ट्रक में जलाया गया। मैंने कानों पर हाथ रखे, पर आवाजें अंदर तक उतर रही थीं। तभी मैंने देखा, नदी से हरनाम सिंह बाहर निकल रहा था। उसके कपड़े फटे थे, चेहरा गायब था, पर आवाज वही थी। गुरमीत, मैंने तुझे चेताया था, यह जगह किसी इंसान की नहीं। अब तू लौट नहीं सकता, जब तक तू पुल का हकदार नहीं ढूंढ लेता। हकदार? मैंने पूछा। हाँ, वो जो तेरी जगह ले सके। हर साल एक ड्राइवर इस रास्ते से गुजरता है, और जब वो डर की हद पार करता है तो तू आजाद हो जाएगा। मेरे पैरों तले जमीन फिर कांपी। मुझे समझ आ गया, मैं अब इस श्राप का हिस्सा हूं। अब मेरी आत्मा उस पुल से बंध चुकी है। हर बार जब कोई ट्रक उस रास्ते से गुजरेगा, मैं उसकी परछाई में रहूंगा, उसके कानों में फुसफुसाऊंगा, और जब वो सबसे ज्यादा डर महसूस करेगा, मैं उसके ट्रक के शीशे में दिखूंगा। अचानक सब कुछ अंधेरा हो गया, और फिर दूर से हेडलाइट की रोशनी दिखी।
एक नया ट्रक धीरे धीरे पुल की तरफ बढ़ रहा था। मैंने महसूस किया कि मेरा शरीर धुएं में बदलने लगा है। अब मैं इंसान नहीं रहा, मैं वो साया बन गया था जो सड़कों पर मौत की तरह भटकता है। मैंने हवा में फुसफुसाया, अब तेरी बारी है। रात गहरी थी, बादलों से भरा आसमान और सन्नाटा इतना घना कि इंजन की हर आवाज उस सन्नाटे को चीरती हुई जाती थी। पंजाब के एक छोटे से शहर का ट्रक ड्राइवर राजवीर अपने ट्रक में बैठा था। नंबर प्लेट वही रास्ता दिखा रही थी जो मौत की तरफ जाता था, सिक्किम हाईवे। राजवीर को बस इतना पता था कि उसे मेडिकल सामान डिलीवर करना है और वक्त बहुत कम है। कंपनी का एजेंट बार बार फोन कर रहा था, जो भी हो जाए पुल पार करके ही सुबह तक पहुंचना है, माल बहुत कीमती है। राजवीर ने लंबा कश लिया और कहा, ठीक है, पर रास्ता बहुत डरावना है, बारिश भी शुरू हो गई है। फोन कट गया। ट्रक का वाइपर धीमी गति से चल रहा था और हेडलाइट की रोशनी बस 10 कदम आगे तक जाती थी। रास्ता वहीं था जहां सालों पहले गुरमीत की कहानी खत्म हुई थी, या शायद शुरू हुई थी। सड़क किनारे एक पुराना साइन बोर्ड चमक रहा था जिस पर लिखा था, ख्रोल ब्रिज, 1 किलोमीटर। राजवीर ने हल्की हंसी ली। सुना था ये पुल अब बंद है, पर रास्ता यही बचा है। ट्रक जैसे जैसे पुल के पास पहुंचा, हवा ठंडी होने लगी। वो ठंड जो शरीर में नहीं, रूह में उतर जाए। बारिश अब बूंदों में नहीं, धुंध में बदल चुकी थी। और तभी ट्रक का रेडियो अपने आप चालू हो गया। पुरानी पंजाबी गाना बजने लगा, तेरे बिना जिंदगी से। राजवीर हैरान होकर डैशबोर्ड के बटन दबाने लगा, पर रेडियो बंद नहीं हुआ। आवाज धीरे धीरे बदलने लगी। गाने की जगह अब किसी की भारी सांसें सुनाई दे रही थीं, और बीच में एक फुसफुसाहट, अब तेरी बारी है। राजवीर का चेहरा सख्त हो गया। उसने खिड़की के बाहर देखा। पुल अब सामने था, पर उस पर धुआं मंडरा रहा था, जैसे किसी ने अभी अभी कुछ जलाया हो। उसने मन में सोचा, शायद कोई झोपड़ी होगी पास में, और बिना सोचे ट्रक आगे बढ़ा दिया। जैसे ही टायरों ने पुल पर कदम रखा, ट्रक हिलने लगा, जैसे जमीन खुद सांस ले रही हो। वो घबराकर बोला, ए बाप रे, ये तो सच में कमजोर है। अचानक पीछे से धप की आवाज आई, जैसे किसी ने ट्रक के पीछे छलांग लगाई हो। उसने शीशे में देखा, कुछ नहीं था, पर अगले ही पल साइड मिरर में धुएं का साया दिखा। वो साया धीरे धीरे आकार लेने लगा, चेहरा झुलसा हुआ, आंखें चमकती हुईं, और होठों पर वही शब्द, राजवीर। राजवीर के हाथों से स्टीयरिंग छूट गया। ट्रक जोर से झटका खा गया। कौन है? वो चीखा, पर ट्रक अपने आप तेज चलने लगा, जैसे किसी और के हाथों में आ गया हो। स्पीडोमीटर की सुई 100 से पार हो चुकी थी। ब्रेक दबाने पर भी ट्रक नहीं रुक रहा था। रेडियो से फिर वही आवाज आई, मैं गुरमीत हूं, तू जहां है वहां मैं भी हूं। राजवीर का दिल जोरों से धड़कने लगा। गुरमीत? कौन गुरमीत? सामने हवा में किसी इंसान की आकृति बन रही थी। वो ट्रक के ठीक आगे आ खड़ी हुई, चेहरा राख जैसा, शरीर अधझला, आंखें खाली। वो बोला, मैं उस पुल का रखवाला हूं, अब तू मेरी जगह लेगा। राजवीर ने पूरी ताकत से स्टीयरिंग घुमाया। ट्रक रेलिंग से टकराया और एक पल के लिए हवा में लटक गया। नीचे धुआं उठ रहा था, जैसे कोई नरक का दरवाजा खुल गया हो। नहीं! उसने चीख लगाई, और उसी वक्त ट्रक नीचे गिरा। धमाके की आवाज से पूरा इलाका गूंज उठा। बारिश रुक गई, हवा थम गई, और पुल पर फिर सन्नाटा लौट आया। कुछ देर बाद उस टूटे पुल के पास एक परछाई धीरे धीरे चली। वो साया अब नया था, राजवीर। उसके होंठों से वही फुसफुसाहट निकली, अब मेरी बारी खत्म, अब अगला ड्राइवर आएगा। सुबह के करीब 5 बजे का वक्त था। धुंध इतनी घनी थी कि सूरज की रोशनी भी जैसे डर रही थी इस जगह को छूने से। सरकारी जांच टीम के 2 जीपें उस खतरनाक पुल तक पहुंची, वही ख्रोल ब्रिज, जो अब स्थानीय लोगों के लिए मौत का पुल बन चुका था। सीनियर अफसर इंस्पेक्टर देवेंद्र राणा ने उतरते ही मास्क पहना। हवा में जली हुई रबर और किसी सड़ी चीज की गंध थी। उनके साथ थे फॉरेंसिक अफसर, डॉक्टर, सीमा माथुर और कुछ सिपाही। राणा ने कहा, यही जगह है जहां कल रात ट्रक गिरा था। ड्राइवर का नाम राजवीर सिंह था। सीमा ने नजर उठाई। नीचे घाटी में ट्रक का मलबा अब भी धुआं दे रहा था। उन्होंने नीचे उतरकर देखा।
कंटेनर पूरे के पूरे सलामत पड़े थे। हर कंटेनर पर वही नाम लिखा था, बायोफार्मा लॉजिस्टिक्स। सीमा ने फाइल चेक की और बोली, सर, यही कंपनी तो 10 साल पहले बंद घोषित हो चुकी थी। उसके सारे रिकॉर्ड सरकारी सील में हैं। राणा ने भौहें सिकोड़ लीं। तो फिर ये कंटेनर यहां कैसे पहुंचे? उन्होंने एक कंटेनर खोला। अंदर धुंधली सी तरल चीज थी, जो रोशनी पड़ते ही हिलने लगी। सीमा ने कांपते हुए कहा, सर, ये किसी सीरम जैसा नहीं लग रहा। ये तो जैसे जिंदा है। राणा ने झट से ढक्कन बंद किया। सारा सामान जब्त करो और ध्यान रहे कोई इसे छुए नहीं। सिपाहियों ने कंटेनर उठाने शुरू किए। तभी ट्रक के केबिन से एक टेप रिकॉर्डर मिला, जला हुआ लेकिन चालू हालत में। राणा ने उसे साफ किया और प्ले बटन दबाया। पहले कुछ सेकंड तक सिर्फ हवा की आवाज थी। फिर एक भारी सांसें भरती हुई आवाज आई, मैं गुरमीत हूं। मैंने पुल को पार किया, पर अब मैं बाहर नहीं जा सकता। सब लोग सन्न रह गए। कुछ सेकंड बाद दूसरी आवाज आई, राजवीर, अब तेरी बारी खत्म। अब अगला ड्राइवर आएगा। टेप फट गया। हवा अचानक भारी हो गई। सीमा पीछे हट गई। सर, आपने सुना? 2 आवाजें थीं, एक पुरानी और एक नई। मतलब ये आवाजें अलग अलग वक्त की हैं। राणा ने गहरी सांस ली। मुझे इन आवाजों का पूरा बैकग्राउंड चाहिए। और ये कंटेनर, इन्हें शहर के लैब में भेजो। वो वापस गाड़ी की ओर बढ़ने लगे, पर तभी हवा में ठंडी सरसराहट गूंजी, जैसे किसी ने फुसफुसाकर कहा, तुम भी नहीं बचोगे। राणा ने तुरंत मुड़कर देखा। पुल की दूसरी तरफ एक आदमी खड़ा था, फटी शर्ट, झुलसा चेहरा और आंखें बिल्कुल सफेद। वो कुछ कह नहीं रहा था, बस मुस्कुरा रहा था। कौन है वहां? राणा चिल्लाए। सिपाही दौड़े, पर वहां कुछ नहीं मिला। सिर्फ जमीन पर राख का निशान और राख से बना एक शब्द, बायोफार्म। सीमा कांपते हुए बोली, सर, ये कोई हादसा नहीं है, ये श्राप है। राणा ने कड़क आवाज में कहा, श्राप नहीं, प्रयोग है। कोई इस पुल को अपनी लेबोरेटरी की तरह इस्तेमाल कर रहा है। उन्होंने टीम को आदेश दिया, रात तक यहां डेरा डालो। हमें पता लगाना है कि ये बायोफार्म के कंटेनर बार बार इस पुल पर कैसे आ रहे हैं। शाम होते होते मौसम और बिगड़ गया। रात उतरते ही पुल से फिर वही गंध उठने लगी, राख, धातु और खून की मिलीजुली गंध। टीम के जवान टॉर्च लिए निगरानी पर थे। करीब आधी रात राणा को एक जवान ने बुलाया, सर, नदी के पार किसी की परछाई दिखी है। राणा ने दूर टॉर्च की रोशनी डाली। वहां सच में कोई खड़ा था, एक आदमी, हाथ में वही कंटेनर लिए, और उसकी आंखें नीली चमक रही थीं। राणा चिल्लाए, रुको! पर वो साया धीरे धीरे धुंध में समा गया, और उसी वक्त नदी से हल्की सी नीली लौ उठी, वही जो सालों पहले गुरमीत और राजवीर ने देखी थी। सीमा ने धीरे से कहा, सर, जो भी है, वो पुल अब सिर्फ रास्ता नहीं, दरवाजा बन चुका है। राणा ने आसमान की तरफ देखा। काले बादलों में बिजली चमकी और आवाज आई, अब शहर की बारी है। सुबह के करीब 8 बजे तक इंस्पेक्टर राणा की टीम ने उस पुल का हर कोना खंगाल लिया था, लेकिन न कोई सबूत मिला, न वो रहस्यमयी साया। फिर भी हवा में एक भारीपन था, जैसे कोई हर वक्त उन्हें देख रहा हो। राणा ने आदेश दिया, हम अब शहर लौटते हैं। बायोफार्म का पुराना ऑफिस जांचना होगा। जो कुछ भी ये सीरम है, वही असली कड़ी है। टीम ट्रक के मलबे से निकले कंटेनर लेकर गंगटोक की तरफ रवाना हुई। रास्ता शांत था, मगर हर मोड़ पर ऐसा लगता कि धुंध में कोई चल रहा है। सीमा माथुर फाइलों में झांक रही थीं। सर, रिकॉर्ड के मुताबिक बायोफार्म को 2014 में सरकारी आदेश से बंद किया गया था। कारण बताया गया, अनैतिक मानव प्रयोग। लेकिन, राणा ने बीच में टोका, लेकिन क्या? सीमा ने कांपते हुए कहा, लेकिन रिपोर्ट में यह भी लिखा है कि उनके एक सीनियर साइंटिस्ट, डॉक्टर निखिल खुराना, हादसे के बाद लापता हो गए थे। उनके शव का कभी पता नहीं चला। राणा की निगाहें रास्ते पर जमी थीं, तो शायद वही इस पुल का इस्तेमाल कर रहा है। कुछ घंटे बाद टीम एक जर्जर बिल्डिंग के सामने खड़ी थी। बायोफार्मा रिसर्च फैसिलिटी दरवाजा, जंग खाया हुआ, ऊपर टूटा हुआ बोर्ड और दीवारों पर लताओं की पकड़। राणा ने दरवाजा धक्का दिया। छर्रर की आवाज के साथ वो खुल गया।
अंदर अंधेरा था, मगर दीवारों पर पुराने नोटिस अब भी लगे थे। टेस्ट बैच 07, नॉट फॉर ह्यूमन यूज, अवॉइड एक्सपोजर टू ब्लू सीरम। सीमा ने टॉर्च से चारों ओर रोशनी फैलाई। हर कमरे में टूटे शीशे, सड़े हुए मेडिकल फाइल्स और जमीन पर जमे नीले दाग। एक कोने में कोल्ड चैम्बर का दरवाजा था, जिस पर लिखा था ऑथोराइज्ड स्टाफ ओनली। राणा ने दरवाजा खोला। अंदर झांकते ही सब ठिठक गए। कमरे के बीचों बीच 5 कुर्सियां थीं। हर कुर्सी पर बैठा था एक शव, सफेद लैब कोट में। हड्डियों पर चमड़ी सूख चुकी थी, लेकिन उनकी आंखें अब भी नीली रोशनी से चमक रही थीं। सीमा ने धीरे से कहा, सर, ये तो उसी सीरम का असर है। राणा ने पास जाकर देखा। हर शव के गले में टैग था, बैच 07 ह्यूमन सब्जेक्ट। अचानक पीछे से आवाज आई, किसने कहा था इन्हें जगाने को? सबने मुड़कर देखा। दरवाजे पर एक आदमी खड़ा था, सफेद बाल, झुलसा चेहरा और आंखें वही नीली। उसने खुद को सीधा किया और बोला, मैं हूं डॉक्टर निखिल खुराना, और तुम सब बहुत देर से आए हो। राणा ने पिस्तौल निकाली। हाथ ऊपर करो। खुराना हंसा, एक ठंडी हंसी। तुम समझते नहीं इंस्पेक्टर, ये सीरम मौत को नहीं मारता, बस उसे जगह बदल देता है। उसने आगे बढ़कर एक शीशी उठाई, नीले रंग का तरल जो खुद ब खुद बुलबुला रहा था। इस सीरम ने मुझे मरने नहीं दिया। मैं हर बार नए शरीर में जागता हूं, हर बार वही दर्द, वही सजा। सीमा पीछे हटी। ये प्रयोग बंद कर दो वरना। बंद! खुराना ने चिल्लाकर कहा, यह अब रुक नहीं सकता। हर ट्रक जो इस पुल से गुजरता है वो मेरी नई डिलीवरी है। राणा ने गोली चलाई। ठाएं! गोली खुराना के कंधे में लगी, पर खून नहीं निकला। वहां से नीला तरल बहने लगा। खुराना मुस्कुराया। देखा, अब मैं इंसान नहीं, मैं वही हूं जो तुमने जगाया, पुल का साया। कमरा नीली रोशनी से भर गया। दीवारें कांपने लगीं। शव हिलने लगे। सर! एक सिपाही चिल्लाया। दरवाजा बंद हो गया है। राणा ने खुराना की तरफ देखा। वो अब जमीन से ऊपर उठ रहा था। उसके चारों ओर धुंध घूम रही थी और बाहर आसमान में बिजली चमक रही थी। तुम्हें पुल पार नहीं करना चाहिए था इंस्पेक्टर। उसकी आवाज हर दिशा से गूंजी। अब तुम भी वहीं रहोगे जहां बाकी सब हैं। और फिर सब कुछ नीला हो गया। लाइट्स, हवा, जमीन, जैसे कोई पूरी बिल्डिंग एक नीली लपट में समा गई हो। सुबह जब स्थानीय पुलिस पहुंची तो बायोफार्म की बिल्डिंग पूरी तरह राख हो चुकी थी। अंदर से किसी का कोई निशान नहीं मिला। सिर्फ जले हुए फर्श पर एक हाथ का निशान था और उसके नीचे लिखा था, नेक्स्ट डिलीवरी, सिटी हाईवे। रात करीब 11:30 बजे की थी। शहर से लगभग 30 किलोमीटर दूर एक लंबा हाईवे, जहां बाएं और दाएं बस पेड़ों की परछाइयां हिल रही थीं। ठंडी हवा में बस एक ही आवाज गूंज रही थी, ट्रक के इंजन की घरघराहट। उस ट्रक का नंबर प्लेट मिटा हुआ था, जैसे जानबूझकर घिस दिया गया हो। पीछे कंटेनर थे, लोहे के बड़े बड़े बॉक्स, जिन पर मोटे अक्षरों में लिखा था, बायोफार्मा लॉजिस्टिक्स, मेडिकल सप्लाईज। ड्राइवर सीट पर बैठा था हरजिंदर सिंह, पंजाब का रहने वाला, लगभग 40 साल का। चेहरे पर थकान और आंखों में चिंता। हाथ में स्टीयरिंग, दिमाग में घर के हालात। बीवी कई महीनों से बीमार थी और बच्चे की स्कूल फीस भी बाकी थी। वो बड़बड़ाया, बस ये एक ट्रिप हो जाए सही, फिर थोड़ा पैसा मिल जाएगा, बाकी सब देख लूंगा। उसका हेल्पर छोटू ऊँघता हुआ बोला, पर पाजी, ये कंपनी अजीब है। ना कोई ऑफिस, ना कोई साइन, बस कंटेनर पकड़ाओ, पैसे लो और चल दो। हरजिंदर ने हंसकर कहा, छोटू, सस्ता माल नहीं है ये। कहाँ है मेडिकल सप्लाई है, हॉस्पिटल में पहुंचाना है। बस काम कर और चुप रह। छोटू ने कंबल में खुद को लपेट लिया, लेकिन उसकी नजरें बार बार पीछे के कंटेनरों पर जा रही थीं। कभी कभी उनमें से थक थक की आवाज आती थी, कभी ऐसा लगता जैसे कोई अंदर से हिला हो। पाजी, छोटू ने कांपती आवाज में कहा, ये अंदर क्या है? हरजिंदर ने झुंझलाकर कहा, शायद मशीनें होंगी या सिलेंडर, मेडिकल चीजें ऐसी ही होती हैं। पर जैसे ही उसने ये कहा, रियर व्यू मिरर में कुछ हलचल दिखी। धुंध के बीच सड़क पर एक परछाई चली आ रही थी, धीरे धीरे, एकदम सीधी चाल में। हरजिंदर ने ब्रेक लगाया। कौन है वहां? टॉर्च की रोशनी सीधी पड़ी।
वो कोई बूढ़ा आदमी था, फटी लैब कोट पहने, और उसकी आंखें नीली चमक रही थीं। पाजी, चलो यहां से, छोटू चीख पड़ा। पर बूढ़ा अचानक ट्रक के सामने आ गया। हरजिंदर ने ब्रेक मारा, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। ठना! ट्रक उसकी देह से टकराया और वो नीचे गिर पड़ा। ट्रक रुक गया। हरजिंदर उतरा, पर नीचे कुछ नहीं था, सिर्फ सड़क पर नीले तरल की लकीरें जो धीरे धीरे धुंध में गायब हो गईं। छोटू, देखा? उसने आवाज लगाई, लेकिन छोटू जवाब नहीं दे रहा था। वो वापस ट्रक में चढ़ा। छोटू की सीट खाली थी, सिर्फ उसका कंबल पड़ा था, और कंबल पर नीले धब्बे। छोटू! उसी वक्त रियरव्यू मिरर में उसने देखा। छोटू पीछे के कंटेनर के पास खड़ा था, और उसकी आंखें नीली चमक रही थीं। हरजिंदर कांप गया। छोटू, अंदर मत जा। पर वो मुस्कुराया। पाजी, अंदर से कोई बुला रहा है। वो धीरे धीरे कंटेनर का दरवाजा खोलने लगा। अंदर से ठंडी हवा निकली, और हल्की गंध, वही जली हुई रबर जैसी। हरजिंदर ने झपटकर कंटेनर बंद किया, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा छुआ, एक झटका लगा। नीली बिजली की तरह कुछ उसकी बाह में समा गया। आ! वो चीखा। हाथ जल गया था, लेकिन अजीब बात यह कि दर्द नहीं हुआ, बस सुन्नपन था। उसने शीशे में देखा। उसकी आंखों के नीचे की नसें नीली पड़ने लगी थीं। नहीं, ये क्या हो रहा है? ट्रक की हेडलाइट्स छिलमिलाईं, और रेडियो अपने आप चालू हो गया। टेप से वही पुरानी आवाज गूंजी। मैं गुरमीत हूं, पुल पार मत करना। हरजिंदर घबरा गया। उसने ट्रक स्टार्ट किया और तेजी से हाईवे पर निकल पड़ा। बारिश शुरू हो गई थी, और सड़क के दोनों ओर नीली चमकें उठ रही थीं। बस मंजिल तक पहुंचना है, बस। लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ता गया, सड़क बदलती गई। सड़क काली से नीली हो गई, पेड़ झुकने लगे, और हवा में वही आवाज। अब तेरी डिलीवरी का वक्त है। हरजिंदर ने डर से एक्सीलेटर दबा दिया। गति इतनी बढ़ी कि स्पीडोमीटर 120 छू गया। सामने एक पुल नजर आया, वही ख्रोल ब्रिज जिसे प्रशासन ने सालों पहले बंद कर दिया था। नहीं, ये कैसे? पर अब ब्रेक काम नहीं कर रहे थे। स्टीयरिंग अपने आप घूम रहा था। कंटेनरों से ठक ठक की जगह अब मानव चीखें आने लगीं। छोड़ दो मुझे! हरजिंदर चीखा, पर किसी ने सुना नहीं। नीली लपटें ट्रक के चारों ओर फैल गईं, और जैसे ही ट्रक पुल पर पहुंचा, वही नीली आग फट पड़ी। पूरा पुल, ट्रक और हरजिंदर नीले धुएं में समा गए। अगले दिन सुबह अखबारों में खबर थी, खतरनाक पुल के पास ट्रक हादसा, चालक लापता। लेकिन रिपोर्ट में एक और लाइन थी, घटना स्थल पर मिला एक हाथ का निशान, जिस पर नीले रंग से लिखा था, नेक्स्ट रूट, मुंबई हाईवे।